सो हेलो एंड वेलकम बैक डियर बच्चों। मैं हूं आपका श्रेयस भैया और स्वागत है आपका अपने चैनल भैयास क्लासरूम में। आज हम आ चुके हैं आपके बीए फाइनल ईयर इंडियन पॉलिटिकल थॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके, जो कि होने वाला है इंडियन पॉलिटिकल थॉट ऑफ राजा राम मोहन रॉय। यहाँ पे हम राजा राम मोहन रॉय जी के पॉलिटिकल थॉट के बारे में जानेंगे। आज मैं इस वीडियो में उन सभी टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं जो आपके बीए के फाइनल ईयर के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। आज हम जानेंगे इंट्रोडक्शन टू राजा राम मोहन रॉय, उनके क्या व्यूज़ थे वुमेन राइट और उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, रिफॉर्मेशन पर उनके क्या व्यूज़ थे और उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है, लिबरल आइडियाज़ पे राजा राम मोहन रॉय जी के क्या व्यू थे, उनका व्यू क्या था फ्रीडम ऑफ प्रेस पे। साथ ही में हम कुछ क्रिटिसिज्म जानेंगे जो राजा राम मोहन रॉय जी को लेकर आम जनमानस में है और इस पॉलिटिकल थॉट के कंटेक्स्ट से इंपॉर्टेंट है। एट लास्ट बच्चों, मैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए जो यूनिवर्सिटी के ईयरली और सेमेस्टर एग्जाम से पूछा गया है। बच्चे, आई कैन एश्योर यू दिस कि अगर इस वीडियो को आप लास्ट तक देखते हो, हर टॉपिक को मेरे साथ समझते हुए चलते हो, लास्ट में जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको बताऊंगा उसको एनालाइज करके मेरे साथ समझोगे, तो इसके बियॉन्ड आपके एग्जाम में कुछ नहीं आने वाला है बच्चे। साथ में बच्चे, आप इस चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। उस प्लेलिस्ट में मैं इंडियन पॉलिटिकल थॉट, आपके इंटरनेशनल रिलेशन, आपके पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर प्लस फिजिकल एजुकेशन को कवर कर रहा हूँ। वहाँ पे आपको सेपरेट प्लेलिस्ट में हर वीडियो मिल जाएगा। इंडियन पॉलिटिकल थॉट के आपको सारे वीडियो दिखेंगे। आपको वीडियोस दिखेंगे बच्चे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के, आपको वीडियोस दिखेंगे बच्चे आपके फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस के, सेकंड ईयर पॉलिटिकल साइंस के और फिजिकल एजुकेशन के। साथ ही साथ बच्चे, इस वीडियो को सेंटर स्टेट यूनिवर्सिटी दोनों के बच्चे देख सकते हैं। और चलिए ज़्यादा समय ना बर्बाद करते हुए आज के अपने इस टॉपिक को पढ़ते हैं और पूरी अंडरस्टैंडिंग को लेते हैं। तो सबसे पहले बच्चे, राजा राम मोहन रॉय जी का इंट्रोडक्शन। कौन थे राजा राम मोहन रॉय? सो राजा राम मोहन रॉय वाज पायनियर ऑफ इंडियन रेनेसा। बच्चे, रेनेसा क्या होता है? जैसे ये कह रहा है कि राजा राम मोहन रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे इंडियन रेनेसा का। रेनेसा बच्चे, अगर मैं हिंदी में बोलूँ तो इसका मतलब होता है पुनः जागरण। मतलब जिसे कहते हैं ना कि पुनः जागरण, मतलब वापस कोई जाग गया है। जैसे भारतीय समाज को वापस जगाने में, भारतीय समाज के पुनः जागरण में, भारतीय समाज को वापस अवेक करने के जो सबसे इंपॉर्टेंट फिगर थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। अब बच्चे, ये वर्ड रेनेसा आया कहाँ से? ये बच्चे, इसकी हिस्ट्री देखोगे तो यूरोप में एक ऐसा समय था जब डार्क एज चल रहा था। डार्क एज क्या होता है बच्चे? डार्क एज इतना सिंपल सी, बस सिंपल टर्म्स में समझो कि यूरोप में एक ऐसा समय था जब केवल चर्च डोमिनेट कर रहा था। मतलब चर्च जो लोगों को बोल देता था, लोगों को वही मानना पड़ता था। जैसे कि समुद्र के उस पार जाना खतरनाक हो सकता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है समुद्र के उस पार जाने से, समुद्र के उस पार की दुनिया अच्छी नहीं है। तो जो पहला यूरोप था, जो बच्चे पुराने टाइम का यूरोप था, वो बहुत ही पेसिमिस्टिक था, मतलब बहुत ही नैरो सोचता था। वो यही सारी चीज़ें मानता था जो चर्च उसको बताता था। और चर्च ये सब क्यों बताता था? अपने बेनिफिट के लिए। चर्च कहता था कि अगर गॉड को मिलना है, अगर गॉड से मिलना है तो केवल चर्च ही एक मीडियम है। चर्च में डोनेशन करो। इवन बच्चे समझ लो, इस लेवल का चर्च का डोमिनेशन था कि अगर कोई मर्डर करके आए तो चर्च कहता था कि अगर आप इतने मनी डिपॉजिट करोगे चर्च में तो आपका जो मर्डर का क्राइम है वो गॉड माफ कर देंगे। मतलब इसको कहते हैं बच्चे डार्क एज। लेकिन धीरे-धीरे करके जब यूरोप का जो समाज है वो थोड़ा साइंटिफिक हुआ, जब वो साइंस और टेक्नोलॉजी से थोड़ा अवेयर हुआ, जब उसने एक्सप्लोरेशन शुरू की, जैसे वास्को डी गामा वहाँ से निकले यूरोप से, उन्होंने एक्सप्लोर किया, फिर उसके बाद इंडिया पहुँचे, तो इस तरह की जब एक्सप्लोरेशंस बच्चे दुनिया में होना शुरू हुई, तो इसको हम रेनेसा कहते हैं, मतलब पुनः जागरण। मतलब वो जो समाज था उसने वापस दुनिया देखनी शुरू की, उसकी थोड़ी बुद्धि खुली। तो एक्चुअली रेनेसा का मतलब अगर बहुत लेम टर्म में मैं बताऊँ बच्चे, तो यही है कि थोड़ा सोच का खुलना, थोड़ा ब्रॉडर होना, थोड़ा थोड़ा-सा वो एकदम नैरो सोच से हट के थोड़ा-सा ब्रॉड पॉइंट ऑफ व्यू में चीज़ों को देखना, थोड़ा-सा जागरण होना, थोड़ा-सा जागरण मतलब बच्चे ऐसे समझो कि थोड़ा-सा आई साइट खुलना। अगर मैं इंग्लिश में बोलूँ बच्चे तो उसको है आई साइट खुलना, आँखें खुलना। इट इज़ लाइक रेनेसा। तो राजा राम मोहन रॉय एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे भारतीय समाज के जागरण के लिए। भारतीय समाज के जागरण के लिए मतलब भारतीय समाज को जगाने के लिए, मतलब भारतीय समाज में जो कुंठाएँ आ गई थी, जो इल प्रैक्टिसेज़ आ गई थी, जो इविल प्रैक्टिसेज़ आ गई थी, इनको हटा के भारतीय समाज को एक नई दिशा, एक नया दर्शन, मतलब एक नया व्यू देने के एक बहुत इंपॉर्टेंट फिगर थे राजा राम मोहन रॉय। आई होप आप समझ गए होंगे इस पॉइंट को। राजा राम मोहन रॉय ने बच्चे ब्रह्मो समाज को फाउंड किया था। ही इज़ अ फाउंडर ऑफ ब्रह्मो समाज। अब ब्रह्मो समाज क्या है? एक सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट था बच्चे, जिसका एम था मोनोथीसिज्म को प्रमोट करना, रैशनैलिज्म को प्रमोट करना, सोशल रिफॉर्म को प्रमोट करना और समाज से अंधविश्वास और ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिसेस को हटाना, खासकर हिंदू सोसाइटी से। तो बच्चे, ब्रह्मो समाज देखो मैं बताऊँ, एक ऐसा आंदोलन था, मतलब समझ लो एक ऐसा सोशियो रिलीजियस का मतलब बच्चे, जो समाज को भी बदलना चाहता है और जो धर्म को भी बदलना चाहता है। पॉजिटिव वे में। एक रिफॉर्म मूवमेंट था जिसका एम था क्या प्रमोट करना? मोनोथीसिज्म। बच्चे, मोनोथीसिज्म होता है
वर्शिप, मतलब कि एक ही परमात्मा है। अगर आप कई भगवान मान रहे हो, मतलब ऐसा राजा राम मोहन रॉय के कॉन्टेक्स्ट में बता रहा हूँ कि अगर आप कई आइडल्स को मान रहे हो तो आप में सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो ईश्वर एक है, ईश्वर के बीच में लड़ाई नहीं करनी चाहिए कि आपका ईश्वर अलग है, मेरा ईश्वर अलग है। ईश्वर एक है, परम परमात्मा एक है। सो इसको कहते हैं बच्चे मोनोथीसिज्म, कि एक ईश्वर पे विश्वास रखना। रैशनलिज्म मतलब बच्चे आपको पता ही होगा कि रैशनल होके सोचना, मतलब तार्किक होके सोचना, खुल के सोचना। सोशल रिफॉर्म बच्चे मतलब समाज को सुधारना। और समाज से सुपरस्टिशन मतलब बच्चे अंधविश्वास और ऑर्थोडॉक्स जैसी प्रैक्टिसेस को हिंदू सोसाइटी से खत्म करना। उन्होंने सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से लिंक कर दिया। सोशल रिफॉर्म को पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन से लिंक कर दिया, मतलब उन्होंने ये मान लिया कि जब समाज बदलेगा तभी इस देश की राजनीति बदल सकती है। मतलब इस देश की राजनीति तब तक अंधकार में रहेगी जब तक इस देश का समाज नहीं बदलेगा। तो ये कितनी मतलब ब्रॉड सोच है, आप खुद सोचिए कि जिस दिन देश का समाज बदलता है, उसी तरह हमारा पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन भी होता है। भाई जिस तरह का समाज रहेगा, उस तरह की आपकी पॉलिटिक्स रहेगी। ये उनका कहना था कि अगर आप सोशल रिफॉर्म लाओगे, अगर आप समाज को बदलोगे तो आपकी राजनीति में जो प्रगति है वो अपने आप आ जाएगी। ही टॉक्ड अबाउट इमेंसिपेशन एंड एजुकेशन ऑफ वुमेन। इमेंसिपेशन मतलब होता है बच्चे की उठाना, मतलब आप समझ लो इमेंसिपेशन मतलब होता है अपलिफ्ट करना। तो जो वुमेन्स हैं उनका अपलिफ्टमेंट होना चाहिए। नारी बहुत दबी है, नारी बहुत शोषित है, नारी बहुत परेशान है समाज में, उसको ऊपर उठाने की कोशिश करो समाज में, उसको एजुकेट करो। अच्छा, आपने बच्चे वैसे भी सुना होगा जनरली भी कि जब भी राजा राम मोहन रॉय की बात आती है तो समाज सुधारक लोग सुनते हैं। लोग सुनते हैं कि नारी के हितों के लिए लड़ाई करते थे। मतलब आप ऐसे कॉमन, आप बहुत बचपन से भी अगर कभी आपने हल्का-सा भी आप सुने होंगे कभी, तो आप राजा राम मोहन रॉय जी के कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ें सुनते रहे होंगे। तो ये यही है कि उन्होंने नारियों के अपलिफ्टमेंट के लिए, कि नारियों को उठाओ, समाज में ऊपर लेके आओ, उसे पढ़ाओ, तो उसके इमेंसिपेशन और एजुकेशन के लिए काम किया और उसके बारे में बात की। उन्होंने कहा रीज़न, मोरालिटी और इक्वालिटी सबसे डिवाइन प्रिंसिपल है। मतलब व्यक्ति के अंदर रीज़न होना चाहिए। रीज़न मतलब तर्क होना चाहिए। कोई चीज़ ऐसी है तो क्यों है? क्या ये सही है? क्या ये गलत है? मोरालिटी मतलब बच्चे कि मोरालिटी आपको पता ही कैसे, मतलब समझ लीजिए अगर मैं इसको, वैसे इसका मैं एग्ज़ैक्ट डेफिनिशन क्या बताऊँ आपको, मतलब इसका एक लेम वर्ड में आप ये समझ लीजिए कि मोरालिटी मतलब एक व्यक्ति के अंदर कृपा, एक व्यक्ति के अंदर दया होनी चाहिए, एक मोरालिटी होनी चाहिए। एक कहते नहीं कि तुम तो एकदम मॉरल नहीं हो, यू आर एकदम, तुम्हारे अंदर मोरालिटी नहीं है। मोरालिटी मतलब मतलब समझ रहे हो ना? एक गुड फेथ होना चाहिए व्यक्ति के अंदर। और इक्वालिटी जो है, ये डिवाइन प्रिंसिपल है। मतलब किसी व्यक्ति के अंदर तर्क होना चाहिए, किसी व्यक्ति के अंदर गुड फेथ होना चाहिए और किसी व्यक्ति के अंदर समानता जैसी भावना होनी चाहिए। ये समाज की सबसे डिवाइन प्रिंसिपल्स है, ऐसा राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे। डिमांडेड इक्वल राइट्स फॉर मेन एंड वुमेन अगेंस्ट ऑर्थोडॉक्स हिंदू पैट्रियार्की। उन्होंने कहा कि पुरुष को और नारी को एक समान अधिकार होना चाहिए। और किसके अगेंस्ट ये कहते थे? हिंदू पैट्रियार्की। बच्चे पैट्रियार्की क्या है? जैसे इंडियन सोसाइटी इज अ पैट्रियार्कल सोसाइटी। पैट्रियार्कल मतलब बच्चे पितृ संबद्ध, जहाँ जो मेल्स हैं उनका से ज्यादा होता है, जहाँ मेल्स की बात ज्यादा सुनी जाती है, उसको हम पितृ संबद्ध समाज कहते हैं, पैट्रियार्क कहते हैं। जहाँ पे किसी फैमिली का ओनर जो है वो पुरुष कंसिडर किया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल बच्चे आप देखिए इसको, कि हमारी इंडियन फैमिलीज में भी क्या होता है कि पापा इज मतलब फादर इज कंसिडर, पापा इज कंसिडर्ड एज द गार्जियन ऑफ फैमिली। उनको ऐसा देखा जाता है कि पापा इज द ओनर ऑफ फैमिली, पापा इज द ओनर ऑफ हाउस। आपकी अपनी फैमिली में देख लीजिए आप, देखिए मदर्स का कंट्रीब्यूशन इज लाइक, आज के तो मॉडर्न समय में चीजें आर वेरी मच इवॉल्विंग। आजकल मदर्स आर आल्सो द लीडर्स एंड द गार्जियंस ऑफ फैमिली। लेकिन मैं एक टिपिकल थिंकिंग की बात कर रहा हूँ कि जब आप टिपिकली थोड़ा सोचेंगे तो आप ये समझ पाएंगे कि जो फादर्स हैं उनका रोल कुछ ऐसा देखा जाता है कि पिता जो है, पिता ही गार्जियन है, पिता ही रिस्पॉन्सिबल है। ऐसे ही लड़के में लड़का ही रिस्पॉन्सिबल है ना? तो एक जो ये वाला सेंट्रल फिगर देने की बात है कि पुरुष जो है, पुरुष ही प्रधान है, मतलब पुरुष ही इंपॉर्टेंट है, ही इज द सेंट्रल फिगर। तो उसे कहते हैं बच्चे पैट्रियार्की, माने कि पितृ संबत होना। तो राजा राम मोहन रॉय जी का कहना था कि पुरुष और नारी कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, दोनों के जो राइट्स हैं, दोनों के जो अधिकार हैं वो बराबर होने चाहिए। और वो अपोज करते थे जो पितृ संबत समाज था, मतलब जो इस तरह की बात करता था कि पुरुष ही सब कुछ है, उसको वो अपोज करते थे। और वो क्या अपोज करते थे? सोशल इविल, जैसे पर्दा की प्रथा, जैसे कि लड़की किसी के सामने जाएगी तो पर्दा करेगी, बच्चों की शादी यानी कि चाइल्ड मैरिज, सती प्रथा और लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन। मुझे समझ में आ रहा है बच्चे, आपको सती प्रथा पता होगा। सती प्रथा बच्चे एक ऐसी प्रथा होती थी पहले के टाइम पे कि जैसे मान लीजिए अगर कोई वुमेन है, उसका हस्बैंड खत्म हो गया, तो उसमें क्या करते थे कि उस वुमेन को उस हस्बैंड की ही जो
चिता होती थी उसी पे बैठा के जला देते थे। भले वो वुमेन ज़िंदा हो पर तब भी उसको जला देते थे ये कह के कि सती माता हैं तो अब ये नहीं रहेंगी क्योंकि इनके हस्बैंड इस दुनिया में नहीं तो इनको भी उन्हीं के साथ जाना है। तो हस्बैंड की डेड बॉडी और जो वुमेन की लिविंग बॉडी है दोनों साथ में बैठ के जलते थे। आई मीन आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा पेनफुल रहा होगा किसी वुमेन के लिए उस समय की वुमेन्स के लिए जिन्होंने ये चीज़ फेस की। मतलब आप तो उसको जीते जी मार दिए। तो ये सब एक बच्चे सोशल ईविल का पार्ट है। सोशल ईविल मतलब बच्चे समाज की कुंठाएँ हैं, ये समाज की गंदी सोच है, ये समाज की गंदी मान्यताएँ हैं। आज देखिए आज की डेट में हमारा चाइल्ड मैरिज पे भी बैन है, पर्दा प्रथा पे भी बैन है और सती प्रथा तो बच्चे सोच ही नहीं सकता कोई। एंड लैक ऑफ एजुकेशन अमंग वुमेन कि वुमेन्स में जो एजुकेशन की कमी है उसको हमें सही करना है, वुमेन्स को एजुकेट करना है। चलिए बच्चे इसको क्लियर करते हैं। इसको बच्चे आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं। राजा राम मोहन रॉय पे जब आप बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे अपने एग्ज़ाम में, तो इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे देखते हैं उनके क्या व्यूज थे वुमेन राइट्स को लेके मतलब नारियों के अधिकार को लेके वो क्या सोचते थे। सबसे पहला एबोलिशन ऑफ सती मतलब सती नहीं होना चाहिए। स्ट्रांगली अपोज सती एंड वर्क फॉर इट्स एबोलिशन एज एन इन ह्यूमन प्रैक्टिस अगेंस्ट वुमेन राइट टू लाइफ। मतलब बच्चे देखिए हम सब के पास जीने का अधिकार है, बल्कि अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो अंडर आर्टिकल 21 बच्चे क्या आता है, राइट टू हैव अ डिग्निफाइड लाइफ। मतलब हमें एक सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार है। तो राजा राम मोहन रॉय भी कहते थे कि ये जो सती प्रथा है ना, पहली चीज़ तो ये राइट टू लाइफ के ही अगेंस्ट है। मतलब ये तो बेसिक प्रिंसिपल है राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी की। मतलब अर्लियर टाइम्स में बता रहा हूँ, एक बहुत बेसिक सी मान्यता, ऐसे बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल था उस समय अधिकारियों, क्योंकि उस समय इतने अपने फंडामेंटल राइट्स इवॉल्व तो तब हुए जब कॉन्स्टिट्यूशन आया। तो उसके पहले जो मतलब जो नॉर्मली लोग मानते थे कि कौन से अधिकार होने चाहिए, तो भाई जीने का अधिकार तो सबको है। एक पशु से लेके एक व्यक्ति तक सबको जीने का अधिकार है। तो राजा राम मोहन क्या करते थे, राजा राम मोहन रॉय जी, कि वो सती प्रथा को बहुत ही क्रिटिसाइज़ करते थे। वो कहते थे कि इसको बंद होना चाहिए, ये कितनी अमानवीय हरकत है कि आप एक जीते जी नारी को एक चिता पे बैठा के आपने जला दिया। क्या नारी का जीने का अधिकार नहीं है? तो समझ रहे हैं आप? उनके राइट टू लाइफ को एडवोकेट करते थे। फिर आता है इक्वालिटी ऑफ मेन एंड वुमेन। वो मानते थे कि वुमेन शुड एन्जॉय इक्वल सोशल एंड मोरल स्टेटस विथ मेन। मतलब जो नारियों की बराबरी है वो बराबर होनी चाहिए। जैसे आदमी का सोशल स्टेटस होता है कि भाई आदमी को समाज में सब इतना रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही वुमेन्स को करना चाहिए। और जो मॉरल स्टेटस आदमी का होता है वही मॉरल स्टेटस वुमेन्स का भी होना चाहिए। कमिंग अप टू नेक्स्ट पॉइंट, राइट टू लाइफ एंड डिग्निटी। एडवोकेटेड वुमेन फंडामेंटल राइट्स टू लिव विद डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट। देखिए मतलब उन्होंने कहा कि जो नारी को जीवन जीने का अधिकार है वो भी सम्मानजनक डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ। जैसे मैंने वो कहा ना कि आज की डेट में आप कॉन्स्टिट्यूशन में ये चीज देख पाते हो। उस समय राजा राम मोहन जी सोचिए उस समय बात कर रहे थे। मतलब आप समझ सकते हैं कि उस समय वो ये चीज़ों को रखते थे। आप सोच सकते हैं कि वो कितना ज़्यादा उनकी थिंकिंग इवॉल्व थी। जब हम बात करते हैं समाज को बदलने की, तो वो कितना आगे का सोच रहे थे। मतलब राजा राम मोहन रॉय जी के होने के बाद और उनके स्टेप्स के बाद भी हमें आज़ादी लगभग 150 साल बाद मिली। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल पे वो थिंकिंग अपनी रखते थे 150 साल आज़ादी के पहले। फिर आता है बच्चे वुमेन्स एजुकेशन। तो उन्होंने कहा कि वुमेन का जो एजुकेशन है वो एक एसेंशियल पार्ट है वुमेन की, अगर हम एम्पावरमेंट और प्रोग्रेस चाहते हैं। तो बच्चे देखिए बिल्कुल सही बात है। अगर किसी को भी आप मजबूत बनाना चाहते हैं, समाज में सशक्त बनाना चाहते हैं, उसे समाज में आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसका शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। तो इसीलिए वुमेन का एजुकेटेड होना बहुत ज़रूरी है। फिर अगेंस्ट पॉलीगैमी, अपोज्ड पॉलीगैमी एज एन अनजस्ट प्रैक्टिस दैट डिग्रेडेड द स्टेटस ऑफ वुमेन। मतलब वो कहते हैं, देखिए बच्चे पॉलीगैमी क्या है मैं बताता हूँ कि एक वुमेन है मतलब एक मेन है और उसकी 4-5 वाइफ हैं। ये होता है बच्चे पॉलीगैमी। तो बच्चे पॉलीगैमी क्या है? एक सेकंड, ये मेरी पेन चली गई। तो बच्चे पॉलीगैमी क्या है? जब एक आदमी की कई वाइफ हो, मतलब 4 या 5 वाइफ हो, तो आप सोचिए कि वुमेन का स्टेटस कितना डिग्रेड करने वाली बात है। मतलब आदमी इतना प्रमुख हो गया है या पुरुष इतना बड़ा हो गया कि अब वो 4-4 5-5 वाइफ रख रहा है। मतलब सोचिए कि 4-4 5-5 औरतों के बराबर एक आदमी है, या जितना भी वो आदमी शादी कर रहा है उसके बराबर एक आदमी। मतलब आप ये सोच सकते हैं कि वुमेन का स्टेटस कितना नीचे जा चुका था, कि वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जा रहा था उस समय की सोसाइटी में। तो वो पॉलीगैमी को अपोज करते थे कि ऐसा नहीं होना चाहिए भैया कि एक आदमी और 4-5 बीवी। ये तो एकदम मतलब ये तो वुमेन के अधिकार के खिलाफ तो है ही है। उसका स्टेटस कहाँ पे आप ले गए हो? एकदम बीनीथ द ग्राउंड लेवल आप ले गए हो। चलिए आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई। इसको हम क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे रैशनल स्क्रिप्चुअल इंटरप्रिटेशन। यूज रैशनल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिलीजियस स्क्रिप्चर टू चैलेंज प्रैक्टिसेस दैट डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट वुमेन। उन्होंने क्या किया, देखिए बच्चे, कोई भी धर्म बुरा नहीं सिखाता है। ये तो हम और आप हमेशा से जानते हैं। हमेशा से हमने अपने बड़ों से भी सुना है कि किसी भी धर्म की सीख जो है वो बुरी नहीं होती है। इट्स अ मैटर ऑफ फैक्ट कि आप उसे इंटरप्रेट कैसे करते हो। अगर आप सही सीख को भी गलत तरीके से सुनोगे
तो आपको उसमें गलती ही गलत समझ में आएगा और आप गलत ही गलत प्रैक्टिस करोगे। तो राजा राम मोहन रॉय जी क्या करते थे कि वो जो धार्मिक किताबें होती हैं, उनको रैशनली पढ़ते थे, मतलब उनको तार्किक बुद्धि से पढ़ते थे। उन्हें तर्क के साथ पढ़ते थे, उन्हें लॉजिक के साथ पढ़ते थे कि भाई कोई धर्म हमें गलत अगर नहीं सिखाता है, तो हम हर चीज़ को सही तरीके से पढ़ना शुरू करें। तो हर पर्सपेक्टिव को वो सही तरीके से लेके चलते थे। तो जब वो हर पर्सपेक्टिव को सही तरीके से लेके चलते थे, तो वो समाज में चैलेंज करते थे कि नहीं, तुम लोग ये जो प्रैक्टिस कर रहे हो ये गलत है। धर्म की किताब ने ऐसा कहाँ कहा, ये तुम लोगों का अंधविश्वास है, तुम ऐसा मान रहे हो। धर्म की किताब तो बल्कि ये कहती है। आप समझ रहे हो मेरी बात? जैसे एक एग्जांपल लिया जाए बच्चे, कि मान लो आप एक रैशनल इंटरप्रिटेशन करो किसी स्क्रिप्ट का और कोई व्यक्ति उसके बारे में गलत समझे, जिसको हम कहते हैं ना कि ये तो एकदम ब्रेन वॉश्ड है, ये तो इस किताब से हमेशा गलत ही गलत इंटरप्रिटेशन निकाल के और काम कर रहा है। लेकिन बच्चे जो तार्किकली उसको पढ़ रहा है, जो उसको पूरे ब्रेन के साथ पढ़ रहा है, उसको समझ रहा है, उसको रियल लाइफ में इम्प्लीमेंट कर रहा है, वो समझेगा कि इसके जो वैल्यूज़ हैं वो रियल है। इसके वैल्यूज़ फेक नहीं है। इसके वैल्यूज़ को आप मिसयूज़ कर रहे हो, ये आपकी गलती है। तो वही राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे कि वो धार्मिक किताब पढ़ते थे, तार्किक बुद्धि के साथ पढ़ते थे और लोगों को ये बताते थे कि इसमें चीज़ सही लिखी हुई है, बेटा आप गलत इसको इस्तेमाल कर रहे हो, आप इसको ऐसे इस्तेमाल कर रहे हो कि ये नारियों के अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटिव हो रहा है। फिर ऑटोनॉमी ऑफ वुमेन सपोर्टेड ग्रेटर सोशल एंड इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस ऑफ वुमेन। वो चाहते थे कि नारी को भी समाज में आज़ाद रहना चाहिए। ये नहीं कि नारी चूल्हा चौका तक ही सीमित है, केवल घर तक ही सीमित है। उसको भी बाहर निकलना चाहिए, उसको भी फ्रीडम ऑफ वर्क होना चाहिए, उसको इंडिविजुअल इंडिपेंडेंस, उसकी व्यक्तिगत आज़ादी होनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ऑपोजिशन टू पर्दा। उन्होंने पर्दा सिस्टम को अपोज किया। उन्होंने कहा रिस्ट्रिक्शन है ये वुमेन की फ्रीडम पे और पार्टिसिपेशन इन सोसाइटी में। भाई ये बताओ, वुमेन्स को तुमने पर्दे में ढक दिया और आदमी सारे बिना पर्दे के टहल रहे हैं। मतलब ये कितना बड़ा आप सोच सकते हो कि वुमेन की फ्रीडम, मतलब उस नारी को कोई आज़ादी नहीं है दुनिया देखने की। आपने उसके आगे पर्दा पहना दिया कि तुम मत देखो, तुम केवल पर्दा देखो और जो भी तुम्हें देखेगा सब पर्दा किस पार से देखेंगे। आपने उसका पार्टिसिपेशन कम कर दिया। भाई वो पर्दा लेके कहाँ-कहाँ जाएगी? पर्दा लेके वो सोसाइटी के सामने कैसे आएगी? वो ना कभी समाज के आगे अपनी बात रख पाएगी, ना वो कभी अपने आप को आज़ाद महसूस कर पाएगी। आपने तो उसको पर्दे में बंद कर दिया। तो वो पर्दा सिस्टम को अपोज करते थे। फिर आता है वुमेन एज एजुकेटर ऑफ सोसाइटी। वो मानते थे कि जो नारियां हैं वो समाज की एजुकेटर हैं। बिलीव दैट एजुकेटेड वुमेन प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन एजुकेटिंग फैमिलीज एंड ट्रांसफॉर्मिंग सोसाइटीज। वो मानते थे कि जो एजुकेटेड वुमेन है उनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है पूरे परिवार को शिक्षित बनाने में और पूरे परिवार को ट्रांसफॉर्म करने में। अब जैसे बच्चे आप खुद सोचिए, आज का मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल आपको लेके बताता हूँ। कोई वुमेन अगर एम्प्लॉयड है, अगर वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, आप खुद सोचिए, अगर आप वो इकोनॉमिकली स्टेबल है, थोड़ा इसको मल्टी डायमेंशनल थोड़ा-सा आप लॉन्ग टर्म में सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगर कोई वुमन इकोनॉमिकली स्टेबल है तो इनडायरेक्टली जो उसका घर है, जो उसकी फैमिली है, उसकी न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर्ड रहती है। रहती है, नहीं रहती है? चलिए इसको मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ। अगर कोई वुमन बच्चे एम्प्लॉयड है, अगर कोई वुमन कमाती है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारी आपकी मम्मी जॉब करती हैं और वो अर्न करती हैं, तो इनडायरेक्टली हमें और आपको क्या ज़रूरत है, हमें और आपको घर में क्या खाने की ज़रूरत है, ड्राई फ्रूट्स खत्म है, क्या एसेंशियल है, फादर के लिए क्या एसेंशियल है, क्या गुड टू हेल्थ है, ये सारी चीज़ों का ध्यान मम्मी लोग रख लेती हैं क्योंकि उनके पास 2 स्किल है। एक तो उनके पास अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है, प्लस उनके पास फैमिली की केयर इकोनॉमी, मतलब वो फैमिली की केयर करना जानती हैं कि फैमिली की केयर की कैसी जाती है, फैमिली को क्या-क्या नीड होती है, फैमिली को न्यूट्रिशनल नीड्स क्या होती है, फैमिली को और नीड्स क्या होती है, जो शायद पहले वुमेन इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स के चलते पूरा नहीं कर पाती थी। जैसे मान लीजिए अगर कोई नारी अर्न ही नहीं करेगी, तो वो कितना भी चाहेगी कि मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड ड्राई फ्रूट्स खाएँ, अच्छी चीज़ें खाएँ, अच्छे खाना खाएँ, अच्छे ग्रेन्स खाएँ ताकि वो हेल्दी रहें। पर वो केवल सोच ही सकती है ना, क्योंकि इन्वेस्ट तो अल्टीमेटली मेल को करना है और मेल इस चीज़ को कभी सीरियसली नहीं लेते हैं। पर फीमेल अगर एम्प्लॉयड होती है, अगर एम्पावर्ड होती है, अगर उसके पास पैसा होता है बच्चे, तो वो पूरे घर को अपने साथ चला सकती है। आप समझ सकते हो, पूरे घर का ध्यान रख सकती है। वो न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इंश्योर कर सकती है बच्चे। वो एक आप समझ लीजिए कि एक जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है, जो बच्चों की अपब्रिंगिंग में यूज़ होता है, वो कर सकती हैं। वो रैशनैलिटी से चीज़ों को डिसीजन मेकिंग में रैशनल कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं। मतलब आप समझ सकते हैं, मल्टीपल लेयर्स में आप इसको ले जाके देख सकते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, लिंक बिटवीन वुमेन राइट्स एंड नेशनल प्रोग्रेस। उन्होंने कहा कि अगर वुमेन का स्टेटस समाज में बढ़ेगा तो ये पूरे देश को आगे ले जाएगा। आप सोचिए, आप मेल और फीमेल सोसाइटी के 2 एस्पेक्ट होते हैं। मेल एकदम ऊपर जा रहा है और आप सोच रहे हो समाज ऊपर जा रहा है, नहीं, समाज यहीं पे है। अब जब फीमेल भी ऊपर जाएगी बच्चे ना, तब ये पूरा देश आगे जाएगा। जब मेल और फीमेल दोनों आगे बढ़ेंगे ना, तब ये देश आगे बढ़ेगा, वो ये कहते थे। इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं।
अब आता है बच्चे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। देखिए बच्चे, मैं इस टीचिंग का अपने पैटर्न बता दूँ बच्चे आपको। हम एक उनका आइडिया पढ़ेंगे, जैसे हमने वुमेन राइट्स पढ़ा, फिर उसके बाद हम उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पढ़ेंगे। आप पूछो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस क्या है भैया? कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस बच्चे मतलब आज की डेट में उनकी ये जो थॉट्स हैं वो कैसे रेलेवेंट है। अब देखिए बच्चे, ये क्वालिटी पॉइंट है। ये कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस अगर आप अपने एग्ज़ाम में लिखेंगे तो ये 90% बच्चे नहीं लिखते हैं, ना उनको इंटरेस्ट है ये चीज़ लिखने में। आप खुद सोचिए, एक प्रोफ़ेसर जो बहुत सालों से एक ही तरीके की कॉपी चेक कर रहा है, ही ऑल्सो वांट्स समथिंग न्यू फ्रॉम योर साइड। यही सारी चीज़ें बच्चे आपको यूनिवर्सिटी टॉपर बनाने में कंट्रीब्यूट करती हैं। कोई अलग से आपको बहुत ज़्यादा पीएचडी करके यूनिवर्सिटी टॉपर नहीं बनना है बच्चे। आपको अपनी ही चीज़ों में, आपको अपने लिमिटेड टॉपिक, लिमिटेड रिसोर्सेज़ में ही बच्चे उसको ब्यूटीफुली एग्ज़ीक्यूट करके टॉपर बनना है। और जो कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस है बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे जानते हैं क्या दिखता है? इससे ये दिखता है कि बच्चे ने जो टॉपिक पढ़ा है उसको रैशनली एनालाइज़ किया है। बच्चे ने सिर्फ़ उसको रटा नहीं है, बच्चे ने उसको समझा और समझ के बच्चे ने अपना एनालाइज़ेशन लिखा है। तो बच्चे, इस तरह से हम पढ़ेंगे कि पहले हम एक आइडिया पढ़ेंगे, फिर हम उसका कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस पढ़ेंगे, फिर हम कुछ मेथड और कोट्स पढ़ेंगे जो आप अपने एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। मेथड मतलब बच्चे कि वो ये चीज़ कैसे करते थे, कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करते थे। तो बच्चे, ये है कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। सबसे पहला वुमेन एम्पावरमेंट। देखिए, जो उस समय राजा राम मोहन रॉय जी ने आवाज़ उठाई थी, उसी के चलते आज की डेट में हमारी नारियाँ सशक्त है। भाई, अगर हम और आप आज की डेट में ये कहते हैं कि राजा राम मोहन रॉय ना होते तो आज स्त्रियाँ यहाँ तक ना आती, या उनके अपलिफ्टमेंट में इतना ज़ोर-शोर ना होता। तो अगर हम और आप ये चीज़ कह रहे हैं, इसका मतलब कहीं न कहीं हम ये मानते हैं कि उन आज के समाज में उनका कंट्रीब्यूशन है उस समय से। तो हिज़ एम्फेसिस ऑन इक्वालिटी रिमेन्स रेलेवेंट। वो हमेशा से बराबरी की बात करते थे और ये चीज़ भारतीय समाज में हमेशा से रह गई। फॉर स्ट्रेंथनिंग वुमेन्स सोशली, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। और राजा राम मोहन रॉय अगर उस समय ना सोचे होते तो हो सकता है आज वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में हम इतने डेवलप ना होते, क्योंकि जब पहले कोई आइडिया जन्म लेता है बच्चे, फिर वो आइडिया 100 साल कंटिन्यू रहता है, उसके बाद उस आइडिया के हमें मतलब स्टेप बाय स्टेप उसके हमको ब्यूटीफुल रिजल्ट्स दिखते हैं। फिर एजुकेशन फॉर वुमेन। वो हमेशा कहते थे कि नारियों को शिक्षित होना चाहिए, और उसी का ये रिजल्ट है कि आज वुमेन एजुकेशन भारत की सरकार का एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, आपने खुद सुना होगा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एजेंडा है, एजुकेशन ऑफ वुमेन की बात सरकार कर रही है। इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि उनके वो जो उस समय के विचार थे वो आज भी कैसे तार्किक हैं, आज भी कैसे सरकार उसको, आप समझ सकते हैं कैसे आज की नीतियों में हमारे, कैसे आज के डिसीजन और पॉलिसी में हमारे उस समय उनके थॉट्स रिफ्लेक्ट होते हैं, कैसे उनके थॉट्स आज के समाज के लिए तार्किक हैं, यूज़फुल हैं, नीडी हैं। फिर बच्चे, एबोलिशन ऑफ सोशल इविल्स। His reformist approach remains relevant in combating डिस्क्रिमिनेटरी रिग्रेसिव सोशल प्रैक्टिसेस। अब आप सोचिए, उस समय वो कहते थे सती प्रथा नहीं होनी चाहिए, उस समय वो कहते थे पर्दा प्रथा नहीं होनी चाहिए, और आज की डेट में आप देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट हैज़ अ सेपरेट रूल, इंडियन गवर्नमेंट हैज़ अ सेपरेट रूल कि भाई सती प्रथा प्रैक्टिस करना इज़ अ क्रिमिनल ऑफेंस, अगर आप ऐसा करते हो तो आपको जेल हो जाएगी। इवन आज की डेट में तो डोमेस्टिक वायलेंस तक को लेके लोग सेंसिटिव हो गए। सोचिए, अगर राजा राम मोहन रॉय उस समय ना सोचे होते कि नारियों पे इतना अत्याचार हो रहा है, तो हो सकता है ये चीज़ें आज इतनी डेवलप ना होती। मतलब आप समझ सकते हैं कि उनके विचार आज भी कैसे हमें अपने समाज में देखने को मिलते हैं। जो वो उस समय सपना देखते थे, वो आज हम अपने समाज में इम्प्लीमेंट होता हुआ देख पा रहे हैं। सोशल इविल के खिलाफ, सामाजिक भेदभाव के खिलाफ कैसे आज चीज़ें खड़ी हुई हैं। मतलब कैसे आज हमारी सरकार हमारे साथ खड़ी हुई, कैसे आज नारियाँ हाथ से हाथ मिलाकर इस देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही हैं बच्चों। फिर आता है बच्चे, इक्वालिटी अंडर आर्टिकल 15। ये बच्चे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ेंगे। आर्टिकल 15 क्या है बच्चे? 15 क्लॉज़ 1 टू 3 है। 15 क्लॉज़ 1 कहता है कि किसी भी व्यक्ति से आप भेदभाव नहीं कर सकते, मतलब जाति के आधार पे, धर्म के आधार पर, जेंडर के आधार पर। तो आप समझ रहे हैं, जेंडर के आधार पे मतलब मेल और फीमेल में आप डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। फिर आता है बच्चे एक 15 क्लॉज़ 3 आर्टिकल है। उसमें कहता है कि स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को ये राइट है कि वो वुमेन्स के लिए और चिल्ड्रंस के लिए स्पेशल स्कीम बना सकती है। अब देखिए, खुद सोचिए, वुमेन्स और चिल्ड्रंस के लिए तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लाडली लक्ष्मी योजना, लाडली बहना योजना, लखपति दीदी, आप भी देख रहे हैं कि सरकार केवल किसके लिए बना रही है? वुमेन्स के लिए बना रही है। तो ये आर्टिकल 15 क्लॉज़ 3 में मेंशन्ड है क्लियरली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। आगे जब अगर आपने पढ़ा होगा अपने सेकंड ईयर में, तो आपको ये चीज़ें ध्यान होगी कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब आपका एक टॉपिक आता है तो उसमें ये सब चीज़ें रहती हैं। तो 15 क्लॉज़ 3 में बच्चे ये एक्सप्लिसिटली मतलब लिखा हुआ है कि जो केंद्र की और राज्य की सरकार है, वो वुमेन्स और बच्चों के लिए स्पेशल चीज़ें ला सकती है, स्पेशल स्कीम्स, रूल्स और लॉज़ बना सकती हैं।
So his vision of gender equality finds contemporary expression in constitutional safeguard against women. अब आप अगेंस्ट मतलब डिस्क्रिमिनेशन। अब आप खुद सोचिए कि उस समय का जो उनका विजन था कि जेंडर इक्वालिटी होनी चाहिए, वो आज की डेट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में देखने को मिलता है। अब आप खुद सोचिए बच्चे, जब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन बन रही होगी, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी, वहाँ पे भी लोगों ने डिबेट किया होगा, वहाँ पे भी लोगों ने सोचा होगा कि राजा राम मोहन रॉय जी ये सोचते तो क्या ये तार्किक है? उनको लगा होगा कि ये सच है। इसकी ज़रूरत है, उसके बाद उन्होंने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ को ऐड किया। तो आप समझ सकते हैं कि क्या कंटेम्परेरी रेलेवेंस था, जो वुमेन से रिलेटेड उनके आइडियाज़ थे, वो कैसे आज की डेट में हमारे और आपकी लाइफ़ में बहुत तर्कपूर्ण है और बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आएँगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन इस वीडियो में ड्रॉप करिएगा। मैं जैसे ही आपके कमेंट को देखूँगा, मैं इंस्टेंटली रिप्लाई करूँगा। वैसे बच्चे चीज़ें बहुत ईज़ी हैं, इट्स ईज़ी टू अंडरस्टैंड। अगर आपको नहीं समझ में आए, एक बार वीडियो आप रिविज़िट भी कर सकते हैं। फिर भी नहीं समझ में आया बच्चे, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डाउट पूछ सकते हैं फ्री होके। फिर बच्चे कोट्स एंड मेथड्स। तो कुछ कोट्स जो राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे कि सुपरस्टिशन एंड कस्टम हैड मेड वुमेन द वर्स्ट सफरर ऑफ सोसाइटी। ये पहला कोट है कि जो सुपरस्टिशन और कस्टम है, मतलब ये जो अंधविश्वास और ये प्रथाएं हैं, इसने क्या किया है, नारियों को इस समाज का सबसे बड़ा भुक्तभोगी बना दिया, मतलब सबसे बुरा सफरर बना दिया, सबसे ज्यादा वही सफर कर रही हैं। फिर वो कहते हैं इफ वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड सोसाइटी विल बिकम बैकवर्ड एंड बारबेरिक। अगर नारियों का सम्मान नहीं होगा तो समाज पिछड़ा हो जाएगा, और बारबेरिक मतलब आप माने बारबेरिक मतलब जंगली टाइप का, बारबेरिक मतलब जंगली हो जाएगा। तो बच्चे अब आप पूछिए भई ये कोट्स का क्या काम है? देखिए बच्चे, जैसे अगर आपसे पूछेगा कि टेल अबाउट डिस्क्राइब अबाउट राजा राम मोहन रॉय व्यू ऑन वुमेन राइट्स, इस तरह आपसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले आप राजा राम मोहन रॉय जी का एक बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे, जैसे मैंने आपको शुरू में फर्स्ट स्लाइड में बताया था, उसका बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे। फिर आप लिखेंगे व्यूज़ ऑन वुमेन राइट्स। उसके बाद आप ये 2 कोट्स ऐड कर देंगे कि अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय सुपरस्टिशन एंड कस्टम्स मेड वुमेन द वर्स्ट सफरर्स ऑफ सोसाइटी। ही आल्सो सेड दैट इफ वुमेन आर नॉट रिस्पेक्टेड सोसाइटी विल बिकम बैकवर्ड एंड बारबेरिक। ठीक है? उसके बाद जो हमने व्यूज़ डिस्कस किए हैं, जो पॉइंट्स डिस्कस किए हैं, वो पॉइंट्स आप लिख देंगे। फिर लास्ट में आप लिख देंगे मेथड्स ऑफ रिफॉर्म। फिर आप कंटेम्परेरी रेलेवेंस लिख देंगे, सॉरी बच्चे, फिर आप कंटेम्परेरी रेलेवेंस लिख देंगे कि उनके आइडिया को हम कैसे आज के समय देख सकते हैं। फिर आप लिख देंगे मेथड्स ऑफ रिफॉर्म कि वो ये चीज़ें किया कैसे उन्होंने। पहला किया बच्चे मास मोबिलाइजेशन से, मतलब जनता को जोड़ के, भाई जब तक जनता नहीं जुड़ेगी तब तक बदलाव नहीं आएगा। तो जनता को जोड़ के, पेटिशन से उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास बार-बार पेटिशन लगाया कि ये नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। फिर अंत में सती एबॉलिशन एक्ट भी आता है, सती एबॉलिश होता है, विडो रीमैरिज एक्ट आता है, ये आप पढ़ेंगे बाद में पॉलिटी के सेक्शन में। फिर और क्या वैसे बच्चे एजुकेशन से, जैसे उन्होंने स्पिरिचुअल जो बुक्स थी उनका रैशनल इंटरप्रिटेशन किया, मतलब उनको तार्किक तौर से पढ़ा और लोगों को समझाया। तो एजुकेशन से, पेटिशन से और मास मोबिलाइजेशन से उन्होंने ये काम किया। आई होप आप ये पैटर्न समझ गए होंगे कि आपको कैसे एग्जाम के क्वेश्चन अप्रोच करने वाले, इसे भी हम पीवाईक्यू में डिस्कस भी करेंगे बच्चे। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट व्यूज आर इन रिफॉर्मेशन, मतलब बदलाव पे उनके क्या व्यूज थे। पहला था रैशनल एंड एथिकल रिलीजन। वो मानते थे कि जो धर्म है वो रीजन और मोरालिटी और एथिकल प्रिंसिपल्स पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब धर्म कोई अंधविश्वास पे बेस्ड नहीं होना चाहिए कि बस मानते चले आ रहे हैं बिना किसी रीजन के, मतलब बिना किसी तर्क के, बिना किसी मोरालिटी के, बिना किसी मतलब गुड फेथ के कि कोई अच्छा हमें धर्म से कुछ अच्छी चीज सीखनी है, बिना इसके, बिना कोई एथिक्स के, बिना कोई एथिकल के, बस मानते चले आ रहे हैं, जो किसी ने कह दिया वो मानते चले आ रहे हैं। वो कहते थे ऐसा नहीं होना चाहिए, धर्म जो है वो रीजन पे बेस्ड होना चाहिए। मतलब आप धर्म मानो, आप प्रैक्टिस करो, पर आप उसके पीछे का एक्चुअल रीज़न तो जानो। भाई धर्म का काम है किसी इंसान को ऊपर उठाना, किसी इंसान को अच्छा बनाना, किसी इंसान को मतलब किसी इंसान को इंसानियत सिखाना ही धर्म है। तो जब तक आप यही नहीं जानोगे और आप सती प्रथा प्रैक्टिस किए पढ़ोगे, नहीं, नहीं ये तो हमारे धर्म में लिखा है। सो ये रैशनल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये रीज़न के साथ आप नहीं कर रहे हो। आप गुड फेथ में नहीं कर रहे हो, आपका धर्म तो नुकसान पहुँचा रहा है अल्टीमेटली समाज को। समझ रहे हैं? तो वो ये कहते थे कि जो धर्म है, वो एथिकल होना चाहिए। वो रीज़नेबल होना चाहिए और वो मोरालिटीफुल होना चाहिए। फिर रिफॉर्म इन हिंदुइज़्म, वो रिफॉर्म की बात करते थे हिंदुइज़्म में। सॉट टू रिफॉर्म हिंदुइज़्म बाय रिमूविंग इर्रेशनल एंड ऑर्थोडॉक्स प्रैक्टिस। वो चाहते थे कि जो अंधविश्वासी और रूढ़िवादी, रूढ़िवादी आप समझते हैं बच्चे, बहुत रूढ़िवादी है मतलब बहुत पुराने ख़्याल का और बहुत जड़, मतलब ऐसी चीज़ें बच्चे जो चेंज नहीं हो सकती और जिसका कोई मतलब भी नहीं है, बस रूढ़िवादिता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की रूढ़िवादिता का एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, बच्चे जैसे कहते होंगे ना कि चप्पल आपकी उल्टी हो गई तो अब घर में लड़ाई होगी, फालतू कैंची नहीं चलानी चाहिए। सो ये सब बच्चे रूढ़िवादिता है, ये सब एक एक बिलीफ है जिसका कोई बेसिस नहीं है, बस मानते चले आ रहे हैं कि चप्पल उल्टी ना हो। अब सब पूरा घर डरा हुआ है, एक दिन चप्पल उल्टी हो गई, पूरा घर डरा हुआ है कि आज तो कलेश होगा। सो ये चीज़ें बच्चे रूढ़िवादिता है। तो वो कहते थे कि हिंदुइज़्म में बदलाव लाने की ज़रूरत है।
हिंदुइज़्म में जो भी इर्रेशनल प्रैक्टिसेज़ हैं, जैसे सती प्रथा है, पर्दा है, इसको हटाने की ज़रूरत है। और जो भी रूढ़िवादिता प्रैक्टिस है कि नहीं, हमें रूढ़िवादिता से हमें ऐसे करना है, नहीं, 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 नारी घर के नारी और लोगों के सामने नहीं आ सकती, इससे हमारा ये हो जाएगा, है ना? अगर हम ये शिक्षा हासिल कर लेंगे, अगर हम समुद्र के उस पार जाके ब्रिटेन में जाके पढ़ लेंगे, तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये सब रूढ़िवादिता है, तो रूढ़िवादिता नहीं होनी चाहिए, ऐसा वो कहते थे। अपोज़िशन टू आइडोलेट्री एंड सुपरस्टिशन, वो कहते थे कि मूर्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। भाई ईश्वर एक है आप मानो, लेकिन मूर्ति की पूजा मत करो। और सुपरस्टिशन यानी कि अंधविश्वास प्रैक्टिस नहीं होना चाहिए, क्योंकि अंधविश्वास होगा तो आप जो तार्किक सोचते हो वो नहीं सोच पाओगे, तार्किकता का फाउंडेशन नहीं बनेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज सोशल रिफॉर्म थ्रू रिलीजियस रिफॉर्म, मतलब समाज तभी बदलेगा जब धर्म बदलेगा। भाई देखिए, सोसाइटी को बहुत ज़्यादा शेप करता है कि वो किस तरह के रिलीजन को प्रैक्टिस करती है, किस तरह के रिलीजियस बिलीफ मानती है। जब रिलीजन बदलेगा तो समाज बदलेगा, जब समाज बदलेगा तो पॉलिटिकली मॉडर्नाइजेशन होगा, मतलब समाज की जो राजनीति है वो बदलेगी, वो मॉडर्न होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज ह्यूमनिज्म एंड यूनिवर्सलिज्म, emphasized common humanity and universal moral values beyond religious division। उन्होंने कहा कि धर्म धर्म के जो बंटवारे करके रखे हैं ना, कि आप इस धर्म से, आप इस धर्म से, आप इस धर्म से, आप इस धर्म, ये सब कुछ नहीं है। इन सब से ऊपर है इंसानियत। जिस व्यक्ति के पास इंसानियत है वो सबसे ऊपर है, और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ये वो कहना चाह रहे थे यूनिवर्सलिज्म और ह्यूमनिज्म के माध्यम से बच्चों। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। फिर आता है बच्चे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ब्रह्मो समाज, यानी कि ब्रह्मो समाज की स्थापना की, मैंने आपको बताया था, मोनोथिज्म के लिए, रैशनल रिलीजन के लिए और सोशल रिलीजियस रिफॉर्म के लिए। नेक्स्ट इज एजुकेशन एज अ टूल फॉर रिफॉर्म, मतलब उन्होंने एजुकेशन को एक टूल कंसिडर किया कि अगर समाज शिक्षित होगा तो समाज में बदलाव लाना जल्दी आसान होगा। कंसिडर्ड मॉडर्न एजुकेशन एज एन इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, अगर लोग शिक्षित होंगे ना तो वो जल्दी बदलाव ला सकेंगे, वो जल्दी रिफॉर्म हो सकेंगे, वो सही गलत में चुन सकेंगे, क्या सही है क्या गलत है, समझ रहे हैं, वो अपने अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन ला सकेंगे। नेक्स्ट इज एडवोकेसी ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस, सपोर्टेड पीसफुल कोएग्जिस्टेंस एंड म्यूचुअल रिस्पेक्ट अमंग डिफरेंट रिलीजन, वो चाहते थे कि रिलीजियस टॉलरेंस होना चाहिए, सिर्फ हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो, ऐसा वाली बात थी कि मतलब ना सिर्फ हम रहेंगे ना सिर्फ तुम रहोगे, हम सब रहेंगे। हमारे धर्म का अंतिम में उद्देश्य क्या है कि मानव कल्याण हो, भाई इंसान अच्छे से रहे, ह्यूमैनिटी प्रमोट हो, यही तो हर धर्म का उद्देश्य है। तो हम सब साथ में रहेंगे, कोई लड़ाई करने की जरूरत नहीं कि किसका धर्म अच्छा है किसका खराब है, तो समझ रहे हैं, एक सौहार्द का संबंध रहेगा सभी धर्मों में। देन क्रिटिक ऑफ कास्ट सिस्टम, कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन और सोशल इनइक्वालिटी के क्रिटिक थे। भाई जाति पाति कुछ नहीं होती है, जाति ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी नहीं जाती। एक्चुअली आज के टर्म में बहुत रेलिवेंट है, लेकिन जाति वाति ऐसा कुछ नहीं होता। जाति के नाम पे भेदभाव करना इस समाज की सबसे खराब चीज़ है। और सोशल इनइक्वालिटी, जाति कभी डिसाइड नहीं कर सकती कि कौन ऊंचा है कौन नीचा है, मनुष्य के कर्म डिसाइड करते हैं कौन ऊंचा है कौन नीचा है। तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन बच्चे और सोशल इनइक्वालिटी के वो अगेंस्ट थे। फिर है पॉलिटिकल डायमेंशन ऑफ रिफॉर्म, वो चाहते थे पॉलिटिकली रिफॉर्म आए, जैसे कनेक्टेड सोशल रिलीजियस रिफॉर्म विद इंडियाज ब्रॉडर पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन, मतलब जब समाज बदलेगा, जब धर्म बदलेगा, तब देश का ये जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है ये बदलेगा, जब देश का जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है उसमें विकास आएगा। आप समझ रहे हैं, वो मॉडर्न होगा। आई होप आपको समझ में आ गया। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चे कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। अब कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस बच्चे क्या, कि ये कैसे अब आज की डेट में हमें रेलेवेंट देखने को मिलता है इनके थॉट। तो सबसे पहला बच्चे रिलीजियस टॉलरेंस, हिंस एम्फेसिस ऑन इंटर रिलीजियस हार्मनी रिमेन्स रेलेवेंट इन इंडियाज प्लूरल सोसाइटी। अब देखिए इंडिया इतनी डाइवर्स सोसाइटी है, सर्वधर्म समभाव, आप ऐसे सुने होंगे ना बचपन में कोट, सर्वधर्म समभाव या सेक्युलरिज्म, आप इसको ऐसे देखिए। हमारे देश में सारे धर्म पीसफुली रहते हैं, सारे देश हार्मनी, सारे धर्म हार्मनी से रहते हैं। तो ये क्या है, ये उस समय तो उनकी टीचिंग थी ना कि भाई सब धर्मों को पीसफुली रहना चाहिए, एक दूसरे का सहायक बन के रहना चाहिए। पर आज हम अपने ये चीज़ अपनी सोसाइटी में देख पा रहे हैं, मतलब सोसाइटी ने कहीं ना कहीं उनके आइडियाज़ को एब्जॉर्व किया। फिर है बच्चे रिफॉर्म थ्रू एजुकेशन। देखिए एजुकेशन सबसे पावरफुल इंस्ट्रूमेंट है सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। और आज की डेट में आप देखिए ना, आर्टिकल 21A, आप इसको स्टडी करिएगा। आर्टिकल 21A इज व्हाट, इज इट इज राइट टू एजुकेशन, कि हर बच्चे को पढ़ने का अधिकार है। गवर्नमेंट विल फाइनेंस एजुकेशन ऑफ एवरी स्टूडेंट, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन में बच्चे, क्या एज लिमिट गवर्नमेंट ने सेट की, ये आप मुझे बताओगे कि किस एज तक के बच्चों के लिए राइट टू एजुकेशन है। मतलब देखो ना, चलो स्कूल चले हम, सर्व शिक्षा अभियान, समग्र शिक्षा अभियान, पीएम श्री स्कूल, आप ऐसा सुने होंगे बहुत सारी चीजें, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब क्या है, सब एजुकेशन का ही तो सोर्स है। सब में गवर्नमेंट क्या करना चाह रही है, लोगों को एजुकेट करना चाहिए, बच्चों को एजुकेट करना चाहती है। क्योंकि अगर समाज शिक्षित होगा तो समाज एक बहुत बड़ा इंस्ट्रूमेंट बनेगा सोशल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। समाज को बदलने के लिए समाज का शिक्षित होना जरूरी है। फिर है बच्चे रैशनल रिलीजन,
मतलब रिलीजन जो है जैसे मैंने कहा रैशनल होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग अगेंस्ट सुपरस्टिशन एंड ब्लाइंड फेथ। आज की डेट में आप देखिए ना रिलीजन कितना रैशनल हो गया। आज की डेट में सब धर्म में रैशनैलिटी ढूंढते हैं और रैशनैलिटी है धर्म में। अब जब हम और आप रैशनैलिटी से अपने अपने धर्म को देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि धर्म में तो कितनी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, समझ रहे हैं? तो आज की डेट में जो हमारी रैशनल थिंकिंग है वो भी बढ़ चुकी है, क्योंकि हम ऐसा अब हम अगर हमसे और आपसे कोई कहेगा कि चलिए सती प्रथा प्रैक्टिस करवाते हैं, हम आप खुद ही कहेंगे यार पागल हो क्या तुम, कितने रूढ़िवादी हो बे, ये सब हम नहीं मानते हैं, ये सब कुछ नहीं होता है, सब तुम्हारे मन की भ्रांति, सब तुम्हारी गलत सोच है, ऐसा कुछ नहीं है। ये क्या है बच्चे, इसका मतलब है कि हम अपने धर्म को लेके रैशनल हो गए हैं। हम अब वो अंधविश्वास नहीं है कि किसी ने कह दिया कि उस तरफ चले जाओ, उस तरफ खाई ही हम चले जा रहे हैं। नहीं, 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 हम रैशनल हो गए हैं। हम दिमाग से सोचते हैं, हम लॉजिकल सोचते हैं, हम सोचते हैं कि कोई धर्म किसी का गलत कर ही नहीं सकता है। आप समझ रहे हैं? देन बच्चे सोशल इक्वालिटी, हिज ऑपोजिशन टू सोशल डिस्क्रिमिनेशन रिमेन्स इररिलेवेंट फॉर क्रिएटिंग एन इक्वालिटेरियन सोसाइटी। वो हमेशा सोशल डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट थे कि समाज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो आप देखिए 15 क्लॉज 1 जैसे मैंने कहा था, यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं अंडर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 राइट टू मतलब इक्वालिटी है सबकी। एवरीबॉडी इज इक्वल, नोबडी कैन बी डिस्क्रिमिनेटेड ऑन एनी ग्राउंड। ठीक है, इसी के साथ साथ थोड़ा एक नेक्स्ट लेवल और चलिए तो आपको दिखेगा राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ अंडर आर्टिकल 14 की भाई सब कानून के समान बराबर है, कानून के आगे कोई भेदभाव नहीं कि ये ऊंची जाति के, ये नीची जाति के हैं, ये इस धर्म के हैं, वो उस धर्म के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो आप इक्वालिटी देख सकते हैं। तो इक्वालिटी क्या थी बच्चे, उन्हीं की सोच थी। आई होप आपको चीज़ समझ में आ गई बच्चे। फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चे हम कुछ कोट्स और मेथड जानेंगे कि उन्होंने रिफॉर्मेशन लाया कैसे। तो पहले कुछ कोट्स देख लीजिए। ब्लाइंड फेथ इज सोर्स ऑफ ऑल इविल, मतलब अंधविश्वास हर बुराई का जड़ है। हर जो समाज में बुराई है उसके पीछे एक अंधविश्वास है। फिर ट्रूथ एंड रीजन आर ट्रू अथॉरिटीज ऑफ मैन, नॉट कस्टम एंड इग्नोरेंस, मतलब सच्चाई और तर्क एक इंसान की सबसे बड़ी ताकत है, ना कि कस्टम और इग्नोरेंस। कस्टम मतलब ना कि आप कहिए ना कि प्रथाएं, और इग्नोरेंस, भाई इग्नोरेंस क्या है कि हम तो अपना ही मानते हैं, हम तो और किसी का सुनते ही नहीं है। तो जो इंसान की सबसे बड़ी ताकत है वो सच्चाई है और तार्किकता है, ना कि वो किस विश्वास को मानता चला आ रहा है और वो उसके अलावा कुछ मान नहीं रहा है, ये उसकी कमजोरी है। नेक्स्ट, द प्रिंसिपल ऑफ रिलीजन इज टू प्यूरिफाई द हार्ट एंड गाइड मेन टू पीस, नॉट टू बाइंड देम विद चेन्स ऑफ सुपरस्टिशन। मतलब जो धर्म का उद्देश्य है, देखिए सब राजा राम मोहन रॉय जी कहते थे। तो जब आप अपने एग्जाम में लिखेंगे तो आप लिखेंगे, जब वो पूछेगा जैसे मान लीजिए आपसे रिफॉर्मेशन पूछा, रिलीजियस रिफॉर्मेशन पूछा, तो आप उसमें ऐसे लिखेंगे। पहले आप राजा राम मोहन रॉय जी का बेसिक इंट्रोडक्शन लिखेंगे कि उस बेसिक इंट्रोडक्शन में बच्चे सब कुछ कंपाइल्ड है। उसमें उनका मतलब एक अगर आपको वन पैरा में उनका बेसिक इंट्रो लिखना है, जैसे हम आंसर राइटिंग के बच्चे पैटर्न क्या है कि पहले आपको बेसिक इंट्रो लिखना है, फिर आपको अपनी मेन बॉडी लिखनी है, फिर आपको कंक्लूजन लिखना है। तो बच्चे जो मेन इंट्रोडक्शन है, जो पहला इंट्रोडक्शन है जो मैंने आपको दिया था राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में, बच्चे वो एक ऐसा सॉलिड इंट्रोडक्शन है कि आप उसके हर आंसर के साथ यूज कर सकते हैं, क्योंकि उसमें वो सारे कंपोनेंट्स है जो हर आंसर के इंट्रोडक्शन पोर्शन को सेटिस्फाई करेंगे कि आप राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में क्या जानते हैं एज एन इंट्रोडक्शन। फिर आप लिखेंगे जैसे अगर मान लीजिए क्वेश्चन पूछ लिया रिलीजियस रिफॉर्म के बारे में, तो फिर आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू राजा राम मोहन रॉय ब्लाइंड फेथ इज सोर्स ऑफ ऑल इविल। देन आप फिर नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे अकॉर्डिंग टू हिम ट्रूथ एंड रीजन आर द ट्रू अथॉरिटीज ऑफ मैन। ये सारे कोर्स आप लिखेंगे। फिर आप उसके बाद व्यूज ऑन रिफॉर्मेशन लिखना शुरू करेंगे, सारे पॉइंट्स लिखेंगे। फिर आप कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस लिखेंगे बच्चे। फिर आप मेथड्स ऑफ रिफॉर्म लिखेंगे। तो बच्चे मैं आपको बताऊं वो रिफॉर्मेशन ये कैसे लेके आए थे, वो इंटेलेक्चुअल रिफॉर्म, एजुकेशनल रिफॉर्म लाके, रिलीजियस रिफॉर्म लाके, लीगल रिफॉर्म लाके और सोशल रिफॉर्म लाके, ये सारे रिफॉर्म लाके वो रिफॉर्मेशन लेके आए थे। इस तरह से उन्होंने रिफॉर्मेशन की बात की थी कि इन इन सेक्टर्स पे जब रिफॉर्म होगा तब रिफॉर्मेशन होगा। सो बच्चे ये चीज़ें हैं, चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब आता है बच्चे व्यूज ऑन लिबरल आइडियाज। लिबरल आइडियाज मतलब खुले विचार, आप ऐसे मान लीजिए तो वो खुले विचारों पे क्या सोचते थे। फेथ इन ह्यूमन रीजन, मतलब वो ये मानते थे कि जो इंसान है वो रीजन से गाइड होना चाहिए। ह्यूमन थॉट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, बिलीव दैट रीजन शुड गाइड ह्यूमन थॉट, सोसाइटी एंड गवर्नेंस, मतलब वो ये मानते थे कि तर्क जो है वो मानव के विचार को, समाज को और प्रशासन माने कि गवर्नेंस को गाइड करना चाहिए। कोई अंधविश्वास गाइड नहीं करना चाहिए कि इंसान एक अंधविश्वास मान के बैठा है, या समाज एक अंधविश्वास मान के बैठा है, या सरकार एक अंधविश्वास मान के बैठी है, ऐसा नहीं। तार्किकता, तीनों चीजों में तार्किकता होनी चाहिए। नेक्स्ट इज इंडिविजुअल लिबर्टी, सपोर्टेड फ्रीडम ऑफ इंडिविजुअल फ्रॉम अननेसेसरी पॉलिटिकल एंड सोशल रिस्ट्रिक्शन। वो चाहते थे कि इंसान फ्री होना चाहिए, अननेसेसरी सोशल रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए कि समुद्र के उस पार चले जाओगे। अच्छा बच्चे मैं आपको बताऊं, उस समय ये मान्यता थी। इवन आप अगर वीडी सावरकर जी के बारे में पढ़ेंगे तो आप ये जानेंगे कि उस समय ये चीज़ मानते थे कि जो समुद्र के उस पार अगर कोई चला गया नाव में बैठ के, जैसे उस समय इंडियंस जो थे, जो टैलेंटेड इंडियंस थे, वो लंदन जाते थे पढ़ाई करने के लिए। तो अगर
कोई उस पार चला गया समुद्र में तो उसका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। ये उस समय का बिलीव था। तो समझ रहे हैं कि इंसान की आज़ादी को रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। क्या समाज का एक बिलीव रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। इस चीज़ को आप मूवी में भी देख सकते हैं जो रणदीप हुड्डा जी की आई है वीडी सावरकर में, उसमें आप देख सकते हैं कि जब वो जाने के लिए पैक करते हैं लंदन अपना बैग, तो उनकी वाइफ़ ही कहती हैं कि हमने सुना है कि समुद्र के उस पार जाने से अपशगुन होता है, धर्म भ्रष्ट हो जाता है। लोग समझ लीजिए उस समय कॉलेरा का और इस तरह की जो बीमारियाँ फैली थी उसका इंजेक्शन नहीं लगाते थे। वो सोचते थे कि अगर हम वैक्सीनेट कर लेंगे अपने आप को तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। तो ये क्या है? इंसान की आज़ादी को, इंसान की ज़रूरतों को समाज के एक अननेसेसरी बिलीफ ने बाँध के रखा है। ऐसे ही पॉलिटिकल बिलीफ भी बच्चे कि अननेसेसरी पॉलिटिकल बिलीफ कि नहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं वैसा हो जाएगा। ये करके इंसान की आज़ादी को नहीं रोकना चाहिए। नेक्स्ट इज़ फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड एक्सप्रेशन। वो मानते थे कि इंसान को एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, एसेंशियल फॉर इंटेलेक्चुअल एंड पॉलिटिकल प्रोग्रेस। अगर इंसान को एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, मतलब अपनी बात को रखने का आज़ादी है, तो वो खुली दिमाग का होगा, वो इंटेलेक्चुअल होगा। उसका जो राजनैतिक विकास है वो बहुत अच्छा होगा। अगर उसके पास ये खूबियाँ हैं, अगर उसके पास आज़ादी से सोचने की खूबी है, अगर उसके पास आज़ादी बोलने की है, तो उसका मानसिक विकास भी अच्छा होगा और उस समाज का राजनैतिक यानी कि पॉलिटिकल प्रोग्रेस भी अच्छा होगा, राजनैतिक विकास भी अच्छा होगा। नेक्स्ट पॉइंट इज़ बच्चे रूल ऑफ लॉ एंड जस्टिस। वो कहते थे कि गवर्नेंस जो है वो लॉ पे बेस्ड होना चाहिए, फेयरनेस पे बेस्ड होना चाहिए, जस्टिस पे बेस्ड होना चाहिए। जो मतलब गवर्नेंस है, मतलब जो शासन है वो किस पे, जैसे आज देखिए ना सरकार किस पे चलती है, सरकार कानून पे चलती है। सरकार किसी विश्वास पे थोड़ी चलती है कि नींबू मिर्ची कचर गया तो कोई मेरे पीछे पड़ा हुआ है। मतलब कोई इस तरह के विश्वास में सरकार थोड़ी चलती है, सरकार तो कानून से चलती है। तो कानून से चलनी चाहिए, फेयरनेस से चलनी चाहिए और न्याय से चलनी चाहिए, जस्टिस से चलनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ इक्वालिटी बिफोर लॉ। वो ये मानते थे कि सारे इंडिविजुअल जो हैं वो कानून के आगे एक बराबर हैं। कानून के लिए भेदभाव नहीं होना चाहिए कि तुम इस समाज से हो, तुम इस धर्म से हो, तुम इस जाति से हो, इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। आई होप आपको समझ में आ गई। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। ऑपोजिशन टू डेस्पोटिज्म। डेस्पोटिज्म के अगेंस्ट, डेस्पोटिज्म मतलब बच्चे आर्बिट्री रूल। अपोज टू आर्बिट्री एंड अथॉरिटेरियन एक्सरसाइज ऑफ पॉलिटिकल पावर। अब आर्बिट्री अथॉरिटेरियन क्या है बच्चे? मन माना। आज सरकार की तबीयत अच्छी नहीं लग रही, ये इसको बंद करो जेल में, जरा बंद करो इसको, बहुत ज्यादा हो गया, आज मेरी तबीयत अच्छी नहीं लग रही। ये आर्बिट्री है, मतलब मन माना व्यवहार, बिना किसी रूल के, बिना किसी लॉ के। एक जैसे ना डेस्पोटिक सोसाइटी है कि भाई एकदम से अव्यवस्थित सोसाइटी, नॉर्थ कोरिया टाइप आप समझ लीजिए। बस एग्जैक्ट एग्जाम्पल आ गया, नॉर्थ कोरिया आप समझ लीजिए। कि ऐसी अथॉरिटेरियन एक्सरसाइज को वो कहते थे कि ये नहीं होना चाहिए कि आज अपने मन से कि आज किंग जोंग उन को अच्छा नहीं लग रहा है तो मिलिट्री चीफ को मगरमच्छ को खिला दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर एडवोकेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। एक संवैधानिक सरकार होनी चाहिए, मतलब वो सरकार जो संविधान में बंध के काम करे, ऐसी सरकार होनी चाहिए। फेवर गवर्नमेंट फंक्शनिंग अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल एंड लीगल लिमिटेशन। मतलब ऐसी सरकार हो जो संवैधानिक प्रिंसिपल के आधारित काम करे और लीगल लिमिटेशंस के अंदर रहकर काम करे, जो कानून कहता है उसके अंदर रह के काम करे। नेक्स्ट इज एजुकेशन एज एम्पावरमेंट। मतलब एजुकेशन को एज अ मीन्स देखा गया रैशनल और इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल्स को डेवलप करने के लिए। मतलब शिक्षा ऐसी, जब शिक्षा होगी तो इंसान तार्किक होगा, तार्किक होगा तो इंसान आज़ाद होगा। फिर आता है बच्चे रिलीजियस टॉलरेंस। जैसे भी हमने देखा कि सारी कम्युनिटी के लिए एक पीसफुल कोएग्जिस्टेंस और उनके लिए इक्वल रिस्पेक्ट। फिर फ्रीडम ऑफ कंसाइंसेस एंड रिलीजन। मतलब लोगों को अपना धर्म मानने की पूरी आज़ादी है। आप किसी तरीके से पूजा करते हो, आप किसी तरीके से पूजा करते हो, आप किसी तरीके से ईश्वर को मानते हो, आपको सबको पूरी आज़ादी है। कोई चर्च जाता है, कोई दरगाह जाता है, कोई मंदिर जाता है, सबको पूरी आज़ादी है अपने धर्म को अपने हिसाब से प्रैक्टिस करने के लिए। इस चीज़ को बच्चे आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में देख पाएँगे जब आप आर्टिकल 25 जाएँगे, जहाँ पे हम राइट टू रिलीजन की बात करते हैं, तो वहाँ पे एक टर्म आता है राइट टू प्रोफेस। मतलब हम कोई भी धर्म मान सकते हैं, मतलब जो मेरा धर्म है हम उसको खुल के प्रोफेस, प्रैक्टिस, ये सब अधिकार हैं कि हम अपना धर्म प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम उसे विश्वास रख सकते हैं उस पे। ये मेरा राइट है, फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 25 बच्चे। चलिए इसको क्लियर करते हैं बच्चे और आगे बढ़ते हैं। सो बच्चे नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस। अब इससे आज की डेट में हमें क्या देखने को मिलता है? पहली चीज कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म एंड रूल ऑफ लॉ। हिज आइडियाज रिमेन रिलेवेंट फॉर मेंटेनिंग कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लिमिटेड गवर्नमेंट। अब कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म क्या है बच्चे? एक ऐसी सरकार जो संविधान के अंदर रह के काम करे, जो संविधानवाद जिसको हम कहते हैं, कि सरकार का शासन नहीं है, संविधान का शासन है। समझ रहे हैं आप? कॉन्स्टिट्यूशन है जो रूल कर रहा है, सरकार तो आएगी जाएगी, बदलेगी बिगड़ेगी। अटल बिहारी वाजपेयी जी, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, उनकी एक पार्लियामेंट में स्पीच उन्होंने कहा था कि सरकारें आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, लेकिन ये देश और इसका संविधान रहना चाहिए। इसका मतलब है कि ये संविधान से देश चलता है।
ये देश सरकारों से नहीं संविधान से चल रहा है, तो संविधानवाद रहना चाहिए। मतलब ऐसी सरकार रहनी चाहिए जो संविधान से बाध्य हो, जो संविधान में बंध के चले, जो संविधान की बात माने, संविधान के हिसाब से फैसले ले और काम करे। और रूल ऑफ लॉ होना चाहिए, यानी कि विधि का शासन, मतलब सब कानून के अंदर होने चाहिए, कानून में सबकी समानता होनी चाहिए, कानून है जो शासन करना चाहिए। देन एजुकेशन एज एम्पावरमेंट, देखिए जैसे मैंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पीएम श्री, उसके बाद आप देखिए समग्र शिक्षा अभियान, सर्व शिक्षा अभियान, ये सब क्या है बच्चे? एजुकेशन को एम्पावरमेंट ही तो दिखा रहा है कि भाई शिक्षित होंगे तो मजबूत होंगे। पीएम कौशल विकास योजना आज की डेट में आप देखेंगे जहाँ पे पीएम स्किल डेवलपमेंट की बात होती है। तो ये सब क्या है? एजुकेशन को एक एम्पावरमेंट का ही तो मेथड देखा जा रहा है। आप और हम क्यों पढ़ रहे हैं? हम और आप इसीलिए पढ़ रहे हैं बच्चे, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे तो कल हम सशक्त होंगे, हम एम्पावर होंगे, हम मजबूत होंगे समाज में। इसलिए तो हम और आप पढ़ाई कर रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट्स बच्चे, रिलीजियस टॉलरेंस, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। देखिए बहुत हद तक कंटेम्प्रेरी लेवल से बच्चे सेम है, पर जो अंतर है मैं इसलिए उसको ऐड करके लेके आया हूँ सेपरेटली। तो रिलीजियस टॉलरेंस मतलब भाई समाज में सब साथ रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी धर्म में भेदभाव नहीं होगा, आपस में शांति और सौहार्द का संबंध रहेगा। नेक्स्ट पॉइंट इज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। उनकी एडवोकेसी थी कि भाई जो डेमोक्रेटिक फ्रीडम में सबसे एसेंशियल है प्रेस, प्रेस का फ्री होना बहुत जरूरी है। तो आप देखते हैं ना कि जो प्रेस है वो लोकतंत्र में, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, मतलब फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है। कि अगर आपका प्रेस, आपका मीडिया मजबूत है तो आपका लोकतंत्र का एक पिलर है। अगर मीडिया ढह गया तो आपका लोकतंत्र भी गिर जाएगा, समझ रहे हैं? मतलब कंट्रोल्ड मीडिया नहीं होना चाहिए, मीडिया फ्री होना चाहिए। कंट्रोल्ड मीडिया मतलब जैसे नॉर्थ कोरिया में देख लीजिए कि जो रूलर चाह रहा है वही जनता देख रही, जनता को ही पता ही। अच्छा, नॉर्थ कोरिया में रूलर ने ये बता के रखा है कि जो नॉर्थ कोरिया है उसका सिचुएशन सबसे बेस्ट है, बाकी पूरी दुनिया में भूखमरी है। और यही यही न्यूज़ चैनल में चलता रहता है। आप सोचिए कि वहाँ की जनता का तो कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं है, वो तो कुछ जानते ही नहीं है, समझ रहे हैं? इसलिए लोकतंत्र के लिए एक अच्छी मीडिया का होना बहुत ज़रूरी है। और नेक्स्ट थॉट भी उनका फ्रीडम ऑफ प्रेस से ही रिलेटेड है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं बच्चे। कोट्स और मेथड्स देख लीजिए। इसमें है अ फ्री प्रेस इज वॉइस ऑफ रीजन एंड द एनिमी ऑफ टायरनी। मतलब एक आज़ाद मीडिया, एक आज़ाद पत्रकारिता आवाज़ है तार्किकता की और दुश्मन है अथॉरिटेरियन या टायरनी, मतलब कि अथॉरिटेरियन मतलब कि डिक्टेटरशिप की दुश्मन है। एक आज़ाद मीडिया आवाज़ है तार्किकता की और दुश्मन है डिक्टेटरशिप की। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ माइंड इज सोर्स ऑफ ऑल प्रोग्रेस। जो दिमाग से फ्री होता है वो सबसे आगे प्रोग्रेस करता है। ये नेक्स्ट पॉइंट है बच्चे, नेक्स्ट कोट है। नाउ कमिंग अप टू बच्चे, एक सेकंड पेन वो हो गई। नाउ कमिंग टू बच्चे मेथड्स ऑफ रिफॉर्म। अब ये रिफॉर्म आएंगे कैसे? ये रिफॉर्म आएंगे रीजन से, परसुएशन से, पब्लिक ओपिनियन से और एजुकेशन से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है बच्चे व्यूज ऑन प्रेस फ्रीडम। वो प्रेस फ्रीडम पे क्या सोचते थे? तो प्रेस एज वॉइस ऑफ रीजन, वो मानते थे कि प्रेस का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रेस ही तार्किकता की आवाज़ है। अगर प्रेस को आप खत्म कर दोगे तो लोगों के अंदर की जो तर्क है, जो तर्क शक्ति है, जो रैशनल आइडियाज़ है, वो लोगों तक नहीं पहुंचेगा, लोगों तक राइट नॉलेज नहीं पहुंचेगी। तो जो लोगों के अंदर तार्किकता है, जो तार्किकता की आवाज़ है, वॉइस ऑफ रीजन है, वो सब प्रेस होगी। नेक्स्ट पॉइंट इज इंस्ट्रूमेंटल ऑफ सोशल रिफॉर्म। मतलब जो प्रेस है वो सोशल रिफॉर्म का इंस्ट्रूमेंट है। आप देखिए कोई भी ऐसा बड़ा इवेंट होता है उसको अगर प्रेस कवर करने लगता है तो समाज बदलने लगता है, समाज उसके प्रति सोच बदलने लगता है। जैसे कोई भी अगर हीनियस क्राइम हो जाए इंडिया में, तो जब उसको प्रेस कवर करता है तो वो एक मोमेंटम बन जाता है। फिर वहाँ पे गवर्नमेंट भी रिस्पॉन्सिबल हो जाती है, एडमिनिस्ट्रेशन भी रिस्पॉन्सिबल हो जाता है। तो समाज को बदलने के लिए, समाज तक एक सही संदेश पहुँचाने के लिए प्रेस का फ्री होना बहुत ज़रूरी है। देन राइट टू क्रिटिसाइज अथॉरिटी। मतलब जो लोग अथॉरिटी में, जो लोग सत्ता में हैं, उनको क्रिटिसाइज करने का रास्ता क्या है? प्रेस है भाई। प्रेस इंटरव्यू लेता है, प्रेस डिबेट कराता है, जहाँ पर सिटीजन अपना व्यू पॉइंट एक्सप्रेस कर सकता है। हम खुल के बोल सकते हैं कि हम आपसे संतुष्ट नहीं हैं, आपको ये चीज़ करनी चाहिए थी। तो बिलीव दैट सिटीजन एंड प्रेस शुड हैव फ्रीडम टू क्रिटिसाइज गवर्नमेंट। मतलब प्रेस का और सिटीजन का फ्रीडम होना चाहिए सरकार को क्रिटिसाइज करने और उसकी पॉलिसी को, ताकि वो और बेहतर हो सके समय के साथ। नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन ऑफ पॉलिटिकल लिबर्टी। इसी से राजनैतिक आज़ादी का फाउंडेशन है। अगर प्रेस आज़ाद है तो फ्री राजनीति, मतलब फ्री पॉलिटिकल डेवलपमेंट इंश्योर हो सकता है। पॉलिटिकल डेवलपमेंट किसी के अधीन नहीं होगा, किसी सरकार या किसी विचारधारा के अधीन नहीं होगा। अगर आपका प्रेस फ्री होगा तो जो आपका राजनैतिक आज़ादी है वो मिलेगी, आपको जो पॉलिटिकल फ्रीडम है वो मिलेगी। जैसे मुझे आपको है इस देश में कि हम अपनी बात कहीं भी रख सकते हैं, हम अपनी बात खुल के रख सकते हैं, चाहे सरकार के विरोध में रखें, चाहे सरकार के पक्ष में रखें। ये क्या है बच्चे? ये हमारी पॉलिटिकल लिबर्टी को दर्शाता है। ये हमारी पॉलिटिकल फ्रीडम को दर्शाता है कि हम राजनीतिक मुद्दों पे खुला अपना विचार रख सकते हैं। ये क्यों है बच्चे? क्योंकि प्रेस फ्रीडम है।
देश की जो प्रेस है वो फ्री है बच्चे, वो हमें ये बात रखने का मौका देती है, अपने प्लेटफॉर्म्स के थ्रू देती है, अपने ब्लॉग्स के थ्रू देती है, समझ सकते हैं आप इस चीज़ को। नेक्स्ट इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एज नेचुरल राइट, मतलब बोलने की आज़ादी, अपने आप को एक्सप्रेस करने की आज़ादी एक नेचुरल राइट है, एक प्राकृतिक अधिकार है। इंसान का हमेशा से ये रहा है कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, इंसान का हमेशा से ये एक नेचर रहा है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं, हम अपने आप को दिखाते आए हैं, हम अपने आप को एक्सप्रेस मतलब अपने आप को प्रेज़ेंट करते आए हैं। ये हमारा नेचुरल राइट है, ये कोई दिया हुआ राइट नहीं है कि हम अपने आप को एक्सप्रेस करें, हम अपनी बात रखना सीखें। ये हमें नेचुरली मिला हुआ है, इंसान अपनी बात हमेशा से रखता आया है। कोई भी सोसाइटी रही हो, चाहे वो एंशिएंट सोसाइटी रही हो, चाहे वो मेडिवल सोसाइटी रही हो, चाहे वो मॉडर्न सोसाइटी हो, हर जगह इंसान अपनी बात रखता है। तो ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक एसेंशियल राइट है हर इंडिविजुअल को, और इस एक्सप्रेशन को इंश्योर क्या करता है, इस एक्सप्रेशन को इंश्योर करता है फ्री प्रेस बच्चे। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। प्रेस एज गार्जियन ऑफ राइट, सिटीजन के राइट्स का गार्जियन है प्रेस। अगर प्रेस फ्री है तो वो सिटीजन्स के अधिकारों की रक्षा करेगा। आर्बिट्री अथॉरिटी मतलब तानाशाह सरकार से, अगर मतलब समझ लीजिए, अगर प्रेस फ्री है तो प्रेस ये बताएगा कि आपके अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके साथ ऐसा नहीं कर सकते। कई बार आप देखेंगे कि प्रेस के जो जर्नलिस्ट होते हैं वो राइट्स के लिए हमारे ही लड़ जाते हैं। मतलब जैसे अभी कोचिंग सेंटर्स में, आई शुड रादर नॉट टेक द प्रैक्टिकल एग्जांपल, बट एक छोटा सा एग्जांपल जस्ट टू रिलेट विद दिस टॉपिक, कि बच्चे जैसे अभी कोचिंग सेंटर में जब आग लगना शुरू हुई ना, तो आप देखिए कि प्रेस कितना एक्टिव हो गया। प्रेस ये चीज़ तुरंत इसको एक्सप्रेस करने लगा कि ये सिटीजन का जो राइट टू लाइफ विद डिग्निटी है, इसको हैम्पर कर रहा है, गवर्नमेंट को एक्शन लेना चाहिए, कोचिंग सेंटर्स को एक्शन लेना चाहिए। उसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ, बच्चे जो कोचिंग सेंटर गलत चल रहे थे उस पर गवर्नमेंट ने एक्शन लिया, उनके ऊपर शटडाउन लगे, उनको कहा गया कि आप करेक्टिव मेजर्स लीजिए। आप समझ सकते हैं। देन प्रेस एज लिंक बिटवीन पीपल एंड गवर्नमेंट, प्रेस क्या एक लिंक का काम करता है, लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचाता है, सरकार की बात लोगों तक पहुंचाता है। जैसे आप देखिए टीवी में लोगों की आवाज़ सरकार तक पहुंचती है, सरकार की जो पॉलिसी है वो लोगों तक पहुंचती है। फ्रीडम ऑफ इंडियन प्रेस एंड नेशनल अवेकनिंग, अगर देश की जो प्रेस है वो फ्री होगी तो देश में जागरण आएगा, अवेकनिंग आएगा, नेशनल अवेकनिंग होगा। देश में जो लोग हैं वो खुला सोचेंगे, वो अवेक होंगे, वो मतलब वो कॉन्शियस होंगे कि देश में मेरे चल क्या रहा है, देश में मेरे हो क्या रहा है। समझना है। नेक्स्ट इज प्रेस एंड डेमोक्रेसी, ये माना जाता है कि इंडिपेंडेंट प्रेस एक एसेंशियल है अकाउंटेबल और डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के लिए। मतलब जैसे मैंने कहा कि चौथा स्तंभ है लोकतंत्र का। डेमोक्रेसी अगर होनी है देश में तो प्रेस का आज़ाद होना बच्चे ज़रूरी है। देन मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रेस एम्फसाइज दैट प्रेस फ्रीडम शुड बी एक्सरसाइज रिस्पॉन्सिबली फॉर पब्लिक वेलफेयर, मतलब जो ये प्रेस का फ्रीडम है ये सरकार की बड़ाई करने के लिए नहीं, कि जैसे नॉर्थ कोरिया में सरकार की वाह 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 आपने तो बहुत अच्छा किया, ये करने के लिए नहीं होना चाहिए। ये प्रेस फ्री होना चाहिए लोगों की बातों के लिए, लोगों के हितों की रक्षा करने के लिए, कि नहीं लोगों के साथ गलत नहीं होना चाहिए, लोगों के प्रोटेक्शन के लिए ये प्रेस फ्री होना चाहिए। आई होप आप ये चीज़ समझ गए होंगे। चलिए मूविंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस, अब इसका आज की डेट में क्या रेलेवेंस है। सबसे पहले बच्चे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको पता है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, बोलने का अधिकार है, हमें अपनी बात एक्सप्रेस करने का अधिकार है। तो इस एडवोकेसी से हमें पता चलता है कि सिटीजन की जो डेमोक्रेटिक राइट्स हैं वो प्रोटेक्ट है, हम सबके पास एक अधिकार है अपनी बात को खुल के रखने का। नेक्स्ट पॉइंट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है बच्चे, ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है 19 क्लॉज 1 क्लॉज है। ये कहता है हिज आइडियाज फाइंड रिफ्लेक्शन इन द कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, मतलब ये जो आर्टिकल है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। जैसे आपने सुना होगा ना कि यू कैन नॉट हैम्पर माई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, तो यही है अंडर आर्टिकल 19 क्लॉज 1 क्लॉज है, हमको फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन मिलता है, जहाँ हम अपनी खुल के अपनी बात रख सकते हैं और अपने मुद्दों को खुल के सरकार के आगे और देश के आगे रख सकते हैं। फिर इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म, देश में एक इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है कि पत्रकारिता एकदम इंडिपेंडेंट होके हो रही है, किसी के सब्जुडाइज में किसी के सब्जेक्ट होके पत्रकारिता नहीं होती देश में। देन फाइट अगेंस्ट सेंसरशिप, सेंसरशिप मतलब कि कंट्रोल करना, कि प्रेस को कंट्रोल किया जा रहा है, कि कुछ लिमिटेड गवर्नमेंट या कुछ लिमिटेड लोग प्रेस को कंट्रोल कर रहे हैं, अपने मन की न्यूज़ चलाए, जैसे लाइक इन नॉर्थ कोरिया। तो एक फ्री प्रेस जो है वो काम करती सिटीजन्स की आज़ादी को प्रोटेक्ट करने का, साथ ही साथ सेंसरशिप प्रोटेक्ट करने का, आज़ादी पे सेंसरशिप की, आज़ादी पे रोक लगा दी, आज़ादी पे कंट्रोल कर लिया, इससे प्रोटेक्ट करता है। देन रोल इन नेशनल इंटीग्रेशन, अगर देखिए प्रेस फ्री है, अगर वो अवेयरनेस फैला रही है, डायलॉग फैला रही है, तो देश को इकट्ठा लाने का काम करी। भाई जितने देश के हमारे नागरिक हैं उन सबको देश की खबर पता चल रही है, सब देश को लेकर जागरूक है, सबको पता चल रहा है देश में क्या हो रहा है, देश में क्या सही है क्या गलत है, ये चीज़ें पता चल रही है। तो ये है बच्चे क्या है, नेशनल इंटीग्रेशन है ये। आई होप आपको समझ में आ गया। इसको क्लियर करते हैं बच्चे, आगे बढ़ते हैं। तो क्रिटिसिज्म टू राजा राम मोहन रॉय बच्चे, अब क्रिटिसिज्म देखिए बच्चे, आलोचना हर व्यक्ति की होती है। जब इस दुनिया में लोगों ने भगवान को आलोचना से नहीं छोड़ा तो फिर व्यक्ति तो व्यक्ति ही है। तो राजा राम मोहन रॉय की बातों जो लोग खुश नहीं थे वो उनकी आलोचना करते थे, वो कहते थे बड़ा एलिटिस्ट अप्रोच रखते हैं साहब आप। हिज रिफॉर्म मूवमेंट लार्जली रिमेन्ड
कन्फाइंड टू एजुकेटेड एंड अर्बन सेक्शंस ऑफ सोसाइटी। मतलब इनकी जो बातें हैं ना बड़ी हाई फाई है, बड़ी नेक्स्ट क्लास बातें हैं। आपकी बातें केवल पढ़े लिखे को समझ में आएगी और उसको समझ में आएगी जो शहरों में पले बढ़े हैं। गाँव तक ये चीज़ नहीं पहुँचेगी सर। नेक्स्ट इज ब्रिटिश लीनियंसी। ही क्रिटिसाइज फॉर हैविंग एक्सेसिव फेथ इन ब्रिटिश लिबरलिज्म। वो ऐसा मानते थे लोग भारत के उस समय के कि आप तो अंग्रेजों जैसी बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें। एंड एक्सपेक्टिंग कॉलोनियल रूल टू इंट्रोड्यूस प्रोग्रेसिव रिफॉर्म्स इन इंडिया। और साथ ही साथ क्योंकि उन्होंने बहुत सारे बदलाव कॉलोनियल टाइम पे ही लाए थे, जैसे विडो रीमैरिज एक्ट हो गया और उस समय के लिए क्या कहते हैं सती एबोलिशन एक्ट हो गया, तो ये सब उसी समय इंट्रोड्यूस हुआ था। तो लोगों का ये मानना था कि ये अंग्रेज़ों से बड़े प्रभावित हैं, ये ना तो अंग्रेज़ गोरा साहब बहुत पसंद हैं, गोरा साहब के ही हैं ये। नेक्स्ट पॉइंट इज़ नेग्लेक्ट ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी। वो कहते थे कि राजा राम मोहन रॉय ने सोशल, रिलीजियस, इंटेलेक्चुअल इशू तो उठाए, लेकिन उन्होंने ये नहीं देखा कि इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इस देश में बहुत ज़्यादा है। अगर आप भाई समानता चाहते हैं, तो पहले लोगों के पास समान पैसे भी तो होने चाहिए। यहाँ लोगों के पास खाने की रोटी नहीं है, वो कहाँ से शिक्षा देगा? वो कहाँ से अपनी बेटी को आगे बढ़ाएगा? कहाँ से अपनी बेटी को ऊपर उठाएगा? आप खुद सोचिए। तो उन्होंने इकोनॉमिक इनइक्वालिटी को निग्लेक्ट कर दिया। देन मॉडरेट रिफॉर्मिज्म। हिज अप्रोच रिलाइड प्राइमरली ऑन ग्रेजुअल रिफॉर्म। मतलब वो धीरे-धीरे रिफॉर्म करना चाहते थे। परसुएशन, पेटिशन एंड लीगल मेजर। वो चाहते थे कि लीगली मतलब बदले धीरे-धीरे, धीरे-धीरे। वो क्रांति नहीं जानते थे, मतलब एवोल्यूशन चाहते थे कि धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बदले। वो ऐसा रैडिकल मास मूवमेंट नहीं चाहते थे कि भाई पूरी जनता उग्र हो जाए, जनता क्रांति कर दे कि हमें ये चीज़ बदलनी है, ऐसा वो कोई बात नहीं करते थे। वो अंग्रेज़ों से कहते थे कि आप कानून ले आ दीजिए, वो जनता से कहते थे कि तुम लोग पेटिशन डालो, वो कहते थे कि धीरे-धीरे बदलाव हो। तो मतलब मॉडरेट रिफॉर्म की बात करते थे। Next is urban bias. His ideas and reform activities had greater influence among urban educated groups and comparatively limited reach among rural masses. मतलब उनके जो ये विचार थे वो अर्बन लोगों तक थे भाई, क्योंकि अर्बन लोग पैसे वाले थे। जैसे एक कहावत आपने इंडिया में सुनी होगी, जब पेट भरा होता है तभी सारी चीज़ें समझ में आती है, तभी सही गलत सब समझ में आता है जब पेट भरा होता है। इसका मतलब क्या है? जब आप पैसे से भरे हो, जब आप संतुष्ट हो, जब आप प्रॉपरली रिच हो, आपके पास अच्छा क्लास है, अच्छी एजुकेशन है, तब आपको ये सही गलत, अच्छा, बुरा ये समझ में आएगा। अगर आपके पास खाने को रोटी नहीं है, तो आपके लिए अच्छा, गलत, सही, बुरा ये सब वो हो जाता है, मतलब डिसिपेट हो जाता है, इसका कोई मतलब नहीं है। किसी के पास खाने को रोटी नहीं है, तो उसको चोरी भी सही लगती है। तो ये यही कह रहे हैं कि राजा राम मोहन रॉय के ये विचार उन लोगों के लिए थे जो एजुकेटेड थे, जो शहरों में थे, जो गाँव में थे, जो इकोनॉमिकली कमज़ोर थे, वो इन चीज़ों से नहीं समझ पा रहे थे और इन्हें समझ भी लेते तो वो अपने जीवन में अप्लाई नहीं कर पाते। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई बच्चे, इसको क्लियर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो यहाँ पे बच्चे आपका टॉपिक जो है खत्म हो जाता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको टॉपिक समझा दिया है। सारे जो उनके व्यूज़ आइडियाज़ थे मैंने समझा दिए। मैंने सारे कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस समझा दिए हैं। मेथड रिफॉर्म्स और कोड समझा दिया है बच्चे। सो यही था अल्टीमेटली। अब आता है बच्चे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। So discuss Raja Ram Mohan Roy as the pioneer of the Indian Renaissance and examine his contribution to the modernization of Indian society। आप इसको आराम से कर लेंगे। राजा राम मोहन रॉय जी के बारे में आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे, उनके बारे में आप जो इंडियन रेनेसां के पायनियर थे, तो आप इसमें बेसिकली रिफॉर्मेशन के थॉट्स लिखेंगे, कैसे उन्होंने रिफॉर्म लाने की कोशिश की। तो जब इतना ब्रॉड टॉपिक हो ना बच्चे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि आपने 4 पॉइंट्स वुमेन राइट से उठा लिए, 4 पॉइंट रिफॉर्मेशन से उठा लिए, 4 पॉइंट प्रेस फ्रीडम से उठा लिए, 4 पॉइंट लिबरल राइट से उठा लिए। तो आपके आंसर में और डाइवर्स दिखने लगा वो आंसर। देन नेक्स्ट इज क्रिटिकली एग्जामिन द व्यूज ऑफ राजा राम मोहन रॉय ऑन वुमेन राइट्स एंड वुमेन इमेंसिपेशन। आप इसको लिख लेंगे, व्यूज, इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर व्यू लिखेंगे, व्यूज लिख देंगे। देन डिस्कस राजा राम मोहन रॉय आइडिया ऑन सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म। यही रिफॉर्मेशन की बात है। एंड हाउ डिड ही अटेम्प्ट टू रिकनसाइल रीजन विद रिलीजन। मतलब यहाँ पे उनके अटेम्प्ट्स के बारे में बात हो रही, मतलब उनके रिफॉर्म्स के बारे में बात हो रही जो उन्होंने किया। Then examine the liberal political ideas of Raja Ram Mohan Roy with special reference to individual liberty, rule of law and constitutional government। ये आप कर लेंगे। Then discuss Raja Ram Mohan Roy's views on freedom of press and evaluate their significance in development of political consciousness in India। I hope आप इस कर लेंगे। Then explain the method adopted by Raja Ram Mohan Roy for social and religious reform in India। social religious reform बच्चे वही reformation। Then discuss the role of ब्रह्मो समाज in social religious reform बच्चे फिर वही reformation। मूवमेंट आप लिख लेंगे, मतलब यही आप लिख लेंगे क्या क्या कैसे उन्होंने मेथड्स यूज़ किए। एग्जामिन राजा राम मोहन रॉय कंट्रीब्यूशन टू इट्स डेवलपमेंट, आप बिल्कुल लिख लेंगे। इवेल्युएट द कंटेम्प्रेरी रिलेवेंस ऑफ राजा राम मोहन रॉय, देखिए आया ना, आइडियाज़ ऑन वुमेन एम्पावरमेंट, रिलीजियस टॉलरेंस, एजुकेशन एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। आई होप चीज़ें बहुत ईजी है बच्चे, आप लिख लेंगे। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट एट ऑल। सारे क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कर लिए हैं, मतलब सारे ही आंसर्स जो इसके हैं
ये सब हमारे टॉपिक्स में डिस्कस्ड हैं बच्चे। जैसे इंडियन रेनेसां में आप रिफॉर्मेशन और सब चीज़ की बात कर सकते हैं, वुमेन राइट्स आपको पता है। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म में बच्चे आप रिफॉर्मेशन की बात करेंगे। उसके बाद बच्चे जब ये लिबर्टी, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे आप लिबरल आइडियाज़ की बात कर सकते हैं, समझ रहे हैं? उसके बाद बच्चे फ्रीडम ऑफ प्रेस आप यहाँ पे बात कर लेंगे। इसके बाद बच्चे सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, फिर रिफॉर्मेशन है बच्चे, आप बात कर लेंगे। सोशियो मतलब जहाँ पे सोशल रिफॉर्म की बात हो रही है, रिलीजियस रिफॉर्म की बात हो रही है, तो इसमें रिफॉर्मेशन भी आ सकता है, वुमेन राइट्स भी आ सकता है बच्चे। फिर सोशल रिलीजियस रिफॉर्म, फिर बच्चे आप इस पे डिस्कस कर लेंगे, और साथ ही साथ उनके कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस जैसे हमने हर जगह पे डिस्कस किया ना, तो आप बिल्कुल उसको लिख सकते हैं कि कैसे हमें वुमेन राइट्स में देखने को मिलते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस में कैसे देखने को मिलते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में कैसे देखने को मिलते हैं, एजुकेशन में कैसे देखने को मिलते हैं कि हर के पास एजुकेशन का राइट होना चाहिए, वुमेन का इमेंसिपेशन और एजुकेशन होना चाहिए, राइट टू एजुकेशन। देखिए मैंने आपको बताया आर्टिकल 21 है। ये सारी चीज़ें आप बच्चे लिख सकते हैं। थिंग्स आर नॉट डिफिकल्ट। सो आई होप आपको चीज़ें बच्चे समझ में आ गई होंगी। सो दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड बच्चे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस लेक्चर। आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, चीज़ें आपके लिए बहुत टफ नहीं रही होंगी बच्चे। वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, सॉरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मुझे अपना सपोर्ट शो करते रहिएगा बच्चे, क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से लेके हमेशा अपने जूनियर्स का बहुत सपोर्ट मिला है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक शेयर करिएगा, क्योंकि बच्चे हमें सीखना भी साथ है और जीतना भी साथ है। एक सेकंड पेन रेड कर लूँ। हमें सीखना भी साथ है बच्चे और जीतना भी साथ है। सिखाऊँगा मैं, जीतोगे आप। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है बच्चे कि नोट से नहीं, सपोर्ट से जूनियर आगे बढ़ते हैं। सब पूरे कॉलेज में कहते थे भैया आपकी नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए, नोट्स मिल जाए। मेरी नोट्स क्या करोगे बच्चे, मेरा सपोर्ट तुम्हारे साथ है। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा बच्चे। मैं पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब लेके आने वाला हूँ। प्लस मैं फिजिकल एजुकेशन भी कंप्लीट कवर करने वाला हूँ, तो अपने फिजिकल एजुकेशन वाले फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस लर्निंग जर्नी। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत बच्चों।